अष्टभुजा जैसे नींद से जागा। बड़ी कठिनाई से फीफी पर से अपने अनुरागपूर्ण निगाह हटाकर उसने शरद की तरफ देखा। जागो, टैक्सी पकड़ के ला, शरद बोला। अष्टभुजा ने कुर्सी पर से अपनी पीक कैप उठाई और तत्काल बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने उस पर से अपनी बरसाती उतारी और दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतर गया। कुछ क्षण बाद उसे नीचे का दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज आई तो शरद फीफी की तरफ घूमा और बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अष्टभुजा से भी वाकिफ हो। अब तुम जान ही गई हो कि वो असली ही मैन है और मुकम्मल मर्द है, तो उसे अपने साथ मजे कराने में कोई कसर न छोड़ना। डार्लिंग, वो स्थिर भाव में बोले, तुम्हारी इन जलीकाटी बातों का मेरे पर कोई असर नहीं होने वाला। तो खुद ही कोई ऐसी बात सुझा दो जिसको तुम्हारे पर कोई असर हो सकता हो। क्या मुश्किल काम है? अभी सुझा देती हूँ। शरद, एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मेरे से मोहब्बत करते हो। मेरा ये मतलब नहीं था, शरद हड़बड़ा कर बोला। मेरा यही मतलब है। मुझे तुम्हारे मतलब से कोई मतलब नहीं। जालिम, वाह भरकर बोली। एक बार तो कह दो, एक बार तो फूटे फूटे मुंह से बोल दो कि तुम मेरे से। सॉरी फीफी, मेरा मुंह फूटा नहीं है। तो फिर अक्ल फूटी है, वो तमक कर बोली। आई एम सॉरी फीफी, लेकिन जो हकीकत है वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, बहुत तफसील से बयान कर चुका हूँ। अब एक ही बात को बार बार दोहराने का क्या फ़ायदा। आई एम सॉरी फीफी, लेकिन जो हकीकत है वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तुम किसी और के लिए मुझे ठुकरा रहे हो। ये भी वैसी बात है जो हमारे बीच कई बार बार दोहराई जा रही है। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, पिक्चर जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया? अभी टाइम है उसके लिए, तुम विषय न बदलो। तुम मेरी बात का जवाब दो, कौन है वो लड़की? हासिल क्या होगा तुम्हें जान के? मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि उसमें ऐसी क्या खूबी है जो मेरे में नहीं है। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं है। खूबियाँ तमाम की तमाम तुम्हारे में। तो फिर ये कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम उसे भी ऐसे ही ठुकराओगे जैसे मुझे ठुकरा रहे हो। जिसकी मेरे से नहीं बनी उसकी किसी से नहीं बन सकती। तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होगी, जो ना घर का होता है ना घाट का। जुबान बहुत गंदी होती जा रही है तुम्हारी। घर जाके लिस्टरीन के गरारे कर लेना। फिर कॉफ़ी हाउस की तरह वहाँ भी उसका धीरज छूट गया। वो सांप की तरह पुकारी, आई हेट यू, आई हेट यू, यू डिस्पिकेबल कॉकरोच, यू लव्जी स्वाइन। तुम्हारी तुम्हारी नफरत सिर माथे। बस यही जज्बा कायम रखना अपने दिल में मेरे लिए। उसे हरगिज भी फिर से मोहब्बत में तब्दील ना हो जाने देना। मैं ताज़ जिंदगी तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। तुम पछताओगे, वो दांत पीसते बोले। अब इजाज़त हो तो मैं चलूँ? जवाब देने की जगह वो घूमी और दौड़ती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। शरद शरद ने चैन की सांस ली। फिर उसने वोडका की बोतल निकाली और उसका एक बड़ा पैक बना के पिया। उसके बाद वो एक बार फिर बाथरूम में पहुंचा और वहाँ उसने बाथरूम की खिड़की खोलकर फिर वो बाहर झांका। ये देखकर फिर उसका दिल डूबने लगा कि नाले में नीलकंठ की लाश अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं सरकी। अब बारिश धीमी पड़ने लगी थी और जब अब किसी भी क्षण किसी और की उधर की खिड़की खुल सकती थी और उसे लाश दिखाई दे सकती थी। उसका फ्लैट से कूच कर जाना निहायत ज़रूरी था। उसने खिड़की को मजबूती से बंद करके भीतर से चटकने लगाई और बेडरूम में आकर जूते के डब्बे को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कूड़ेदान में डाला। जूतों का मुआयना करने का अब उसके पास वक्त नहीं था, लेकिन वो मुआयना गैर ज़रूरी भी था। उसे मालूम था कि उसमें क्या था। तभी नीचे से हॉर्न की आवाज़ आई। उसने अपनी बरसाती निकाल कर संभाली और फ्लैट के दरवाजे बंद कर सीढ़ियाँ उतर गया। नीचे टैक्सी में बैठा अष्टभुजा उसका इंतजार कर रहा था। उसने शरद को नीचे के दरवाजे को भी ताला लगाते देखा तो व्यग्र भाव से बोला, वो कहाँ गई? चली गई, शरद अनमने स्वर में बोला। कहाँ? शरद ने जवाब नहीं दिया। वो टैक्सी में सवार हो गया और तत्काल टैक्सी आगे बढ़ चली। टैक्सी महाराजगंज पहुंची तो शरद ने उसे माया के हॉस्टल वाली इमारत के करीब रुकवाया। वो गैरेज की चाबी पकड़, शरद बोला, और गोल घर पहुंच जा। वहां से कार निकाल कर यहाँ आ जाना और उस
सामने वाले रेस्टोरेंट में चले जाना। मुझे रेस्टोरेंट के सामने कार खड़ी दिखाई देगी तो समझ जाऊंगा कि तू लौट आया हुआ था, ठीक? वो अष्टभुजा धीरे से बोला। तेरे फ्लैट में कैसे पहुंच गई? लगता है शरद सख्ती से बोला। जो मैंने कहा उसका एक भी अक्षर तूने नहीं सुना। अष्टभुजा ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। उसने हाथ उसने हाथ बढ़ाकर टैक्सी ड्राइवर की पीठ थपथपाई। टैक्सी ड्राइवर ने घूम कर पीछे देखा तो अष्टभुजा बोला, जा जरा सैर करके आ। क्या? मरगिल्ला सा भी यारी। टैक्सी ड्राइवर हड़बड़ा कर बोला, सैर करके आ जरा। लेकिन सुना नहीं? अष्टभुजा घुड़क कर बोला, सैर नहीं करनी तो सामने रेस्टोरेंट के बरामदे में जाके बीड़ी बीड़ी पी। मुझे 2 मिनट दोस्त से बात करने दे। ओ, फिर आगे गोलघर चलते हैं। ड्राइवर टैक्सी से निकलकर चुपचाप वहाँ से रुखसत हो गया तो अष्टभुजा वापस शरद की तरफ घूमा और पूरी संजीदगी से बोला, वो तेरे फ्लैट में कैसे पहुँच गए? क्या बात है, नींद में बड़बड़ा रहा है? जवाब दे। तूने खुद कहा था कि वो वहाँ तेरे से मिलने आई थी। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसे पहुँचा देकर मेरे पूछने पर उसने ऐसा कहा था। सियाने, मेरा सवाल ये नहीं कि वो वहाँ आई क्या करनी थी, मेरा सवाल ये है कि भीतर कैसे दाखिल हुई थी? दरवाजे से। और कैसे? दरवाजा तो बंद था। मेरे से खुला रह गया होगा। मेरे भीतर आने के बाद तूने मेरे सामने दरवाजा बंद किया था। वो बंद नहीं हुआ होगा, अक्सर ऐसा होता है, हो जाता है। ऑटोमेटिक लॉक नहीं लग पाता और दरवाज़ा चौखट से टकरा कर खुला रह जाता है। मैंने ताला लगने की क्लिक की आवाज़ अपने कानों से सुनी थी। तेरे कान बज रहे होंगे। शाने, ज़्यादा शानपंती न दिखा। क्या मतलब है तेरा? क्या कहना चाहता है तू? उसके पास चाबी थी। पागल हुआ है? मेरे फ्लैट की चाबी उसके पास भला कहाँ से आएगी? तू बता। मुझे लगता है कि इश्क ने तेरा रासा दिमाग भी खराब कर दिया। एक तो तूने इश्क किया, ऊपर से एक शादीशुदा औरत से इश्क किया, तो मरे ही मरे। क्यों? वो बड़ी मशरूमियत से बोला, जो कि शरत साफ साफ नकली लगी। क्योंकि शादीशुदा औरत का इश्क एक तो वैसे ही मुसीबत का घर होता है, ऊपर से परेशान उसका पति कोई बहुत बड़ा आदमी है। कौन? जो कोई भी हो, जो कोई भी है, वो कहते हैं वो बहुत पावरफुल आदमी है। तुझे नहीं मालूम वो कौन है? नहीं। अपने यार को झूठ बोलता है, अपने जोरीदार से शानपंती दिखाता है। शरद को लगा जैसे उसका स्वर एकाएक कर रहा उठाओ, जानबूझ के अनजान बनता है। मतलब? किस बात का मतलब समझाऊं तुझ सियाने? कोई मुश्किल बात तो मैंने कही नहीं। मैं इतना तो कह रहा हूँ कि तू खूब खूब जानता है कि वो औरत उस आदमी की बीवी है जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम नेपाल जाते हैं। कैसे जाना? शरद उसे घूरता हुआ बोला, जरूर उसी ने बताया होगा। सवाल ना कर, तूने मेरे सवाल का जवाब दे। वो ब्रह्मा की बीवी है ना, जिसके लिए हम दोनों काम करते हैं। हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं ब्रह्मा के लिए काम करता हूँ, तू मेरे लिए काम करता है, समझ गया? यानी कि मैं तेरा मुलाजिम हूँ, तेरा दोस्त नहीं। अब छोड़ भी, ये किस्सा है। तू फीफी जैसी शानदार औरत के साथ क्यों इतनी बदतमीजी से पेश आया? अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? भगवान के लिए उसे छोड़। आप ये किस्सा। तू कहाँ जाएगा? जानू मैं, लेकिन तू गोल कर जा। उसने सहमति में सिर हिलाया। शुक्रिया, शरद बोला और अपने टैक्सी से बाहर निकलने का उपक्रम किया। एक बात और सुन के जा, अष्टभुजा शक्ति से बोला। शरद चिटका तो वापस उसके तरफ घूमा। काफी समय से ये बात बोलना चाहता था मैं तेरे से, अष्टभुजा बोला। तू मुझे पीछा कम देता है, जितना खतरा मैं तेरे साथ मोल लेता हूँ उसके मुकाबले में तू मुझे पैसा कम देता है। पैसा और मिलना चाहिए मुझे। तुझे और पैसा चाहिए? शरद दांत भींच कर बोला। हाँ। शरद ने हाथ बढ़ाकर टैक्सी का अष्टभुजा की ओर का दरवाजा खोला और बोला, दफा हो जा। क्या कहा? अष्टभुजा यूं बोले जैसे उसने अपने कानों पर विश्वास न हुआ। वही जो तूने सुना। अब तुझे मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। अब जो काम करना होगा मैं अकेला करूंगा। चल फूट। तत्काल अष्टभुजा के विकराल चेहरे पर कहरे कहर के ऐसे भाव आए कि शरद के सारे शरीर में झुरझुर दौड़ गई।
उसके दाएं हाथ की मुट्ठी कस गई और वो यूं ऊपरी उठी जैसे एक ही प्रहार में उसकी खोपड़ी खंड खंड कर देना चाहता हो। अष्टभुजा, शरद अपनी हिम्मत जमा करते हुए बड़े आत्मविश्वासी स्वर में बोला, आदमी बन। वो कुछ न बोला। मुष्टिका उठाए वो बुद्ध बना शरद को अपलक देखता रहा। ये क्या हो गया तुझे? शरद फिर वैसे ही बोला, पता था क्यों नहीं तेरे मन में क्या है। फिर एक उसका हाथ खुल गया और वापस उसकी गोद में जाकर पड़ा। उसका सिर उसकी छाती पर झुक गया। शरद को अंदेशा होने लगे कहीं वो रोने न लगे। रोहित ने धीमी आवाज से बोला कि शरद बड़ी मुश्किल से सुन पाया, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, हो ही गया है कुछ। तुझे धड़का लग गया है, शरद उपहासपूर्ण स्वर में बोला। तड़का? धड़का? तड़का दाल को लगता है, धड़का दिल को लगता है। तुझे इश्क हो गया है। इश्क? हाँ शायद। बहुत सुंदर है, परी है वो। बाकी बातें फिर। शाने, मुझे कभी किसी और औरत का औरत का प्यार हासिल नहीं हुआ। उसका मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं बदसूरत, मूर्ख, वो बोला ना बाकी बातें फिर। ओके। उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। शाबाश, अब मैं चलूं? वैसे तू जा कहाँ रहा? जरूर जानना चाहता है? हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, बहुत थोड़ी देर के लिए, सिर्फ उतनी देर के लिए जितने तू गुड़घर से यहाँ लौट कर आएगा। कैसी है वो? अच्छी है, तेरे वतन की है, माया नाम है उसका। माया कोइराला अष्टभुजा। जिस शख्स को हमने नेपाल से निकाल कर लाना है वो माया का जुड़वा भाई है। ओह, फिर तो तू उससे बहुत ही प्यार करता होगा, जो तू उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रहा है। जिससे मोहब्बत हो उसका कहाँ मोड़ा भी तो नहीं जा सकता। तू बहुत खुद किस्मत है श्याने। काश मैं तेरी जैसा खुद किस्मत होता। तू हो सकता था अगर तेरी आशनाई एक शादीशुदा औरत से ना होती। और शादीशुदा औरत भी कौन सी? ब्रह्मा की बीवी। वो कैसा आदमी है? तेरा तो दोस्त होगा वो किसी का दोस्त नहीं, मेरे तो खास तौर से नहीं। मेरे और उसमें दोस्ती का रिश्ता नहीं है, मालिक और नौकर का रिश्ता है। मालिक और नौकर का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता तो तेरे और मेरे में है। यही बात तो मुझे सता रही है। क्या? कुछ नहीं, तू जा। शरद टैक्सी से बाहर निकला। ड्राइवर के ध्यानाकर्षण के लिए अष्टभुजा ने हाथ बढ़ाकर टैक्सी का हॉर्न बजाया। रेस्टोरेंट के बरामदे में खड़ा बीड़ी पीता टैक्सी ड्राइवर तत्काल वापस लौटा। वो टैक्सी में सवार हुआ, फिर टैक्सी तत्काल आगे बढ़ चली। टैक्सी टैक्सी मोड़ काटकर निगाहों से ओझल हो गई तो शरद हॉस्टल की इमारत में दाखिल हुआ। ऐसा करते ही मिसेज ली से उसका आमना सामना हो गया। थैंक यू मिसेज ली, शरद ने कृतज्ञतापन किया, और मेरी और माया की खातिर आपने बहुत सहमत उठाई। नेवर माइंड डैड, मिसेज ली बोले। आई एम ग्लैड यू हैव कम। वो कहाँ है? अपना रूम में तुम्हारा वेट करता। गो कंफर्ट हर। शरद तत्काल सीढ़ियों की तरफ लपका। पहली मंजिल पर पहुंच गए उसने माया के कमरे के दरवाजे की दस्तक दी और साथ ही उसे धक्का दिया। दरवाजा खुला था। वो भीतर दाखिल हुआ तो उसने पाया कि माया अपने पलंग पर थी और अब वहां से उठने का उपक्रम कर रही थी। शरद ने उसे हाथ से वहीं टिके रहने का इशारा किया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और क्षण भर को उसके साथ पीठ लगा के खड़ा हो गया। हमेशा ऐसा ही होता था। उसके रूबरू होने पर जब तक वो उसी से जी भर के देख नहीं लेता था उसका बोलने का मन नहीं होता था। हेलो, आखिरकार वो बोला। कैसी है मेरी जान? वो पलंग से उतरी और बड़े आतुर भाव से बाएं फैला उसकी तरफ लपकी। शरद भी दरवाजे पर से हटा। उसने अपनी बरसाती एक उछाल दी और आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में भर लिया और उसके कपोलों पर, होठों पर, गर्दन पर चुंबन अंकित करने लगा। फिर वो जबरन उसकी बाहों से अलग हुई और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर उसने बाल संवारने लगी। बाल संवारना तो महज बहाना था। असल में वो जानती थी अगर वो और कुछ क्षण उसकी बाहों में समाये रहे तो उसके लिए अपने आप पर काबू किए रहना मुश्किल हो जाता। वो कंघी फेंक कर उसकी तरफ घूमी और विश्वासपूर्ण स्वर ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम्हारे आने की खुशी है। आना ही था। शरद पलंग पर बैठा हुआ बोला, तेरे भाई के बारे में जानने हैं, नया संदेशे के बारे में जानने हैं। इस बार संदेशा कैसे आया था, जुबानी या लिखत में? लिखत में। लाने वाला कौन था? वही आदमी जो पहला संदेशा लाया था। बहुत डरा हुआ था वो इस बार।
कह रहा था कि अगर पुलिस को खबर लग गई कि वो एक फरार अपराधी की मदद कर रहा था तो उसे भी जेल हो सकती थी। वो ये भी कह गया है कि वो दोबारा मेरे भाई का संदेशा लाना तो दूर मेरे भाई के पास भी नहीं भटकेगा। वो शरद के करीब पलंग पर आ बैठी। मैंने उसे 1000 रुपये दिए और वो चाहता था, लेकिन मैं क्या करती, इतने ही थे मेरे पास। संदेशा कहाँ है? उसने अपने गिरेबान में हाथ डाल कर तय किया हुआ कागज निकाल कर शरद को सौंप दिया। शरद ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर जो सीमित शब्द अंकित थे वो थे, अमलेखगंज, आज आधी रात को काल भैरव की स्याह प्रतिमा के पास, आखिरी मौका, नकुल। ये रुक्का मैं रख रहा हूँ, ये रुक्का मैं रख रहा हूँ, शरद बोला। उसने सहमति में सिर हिलाया। तू घबरा मत, मैं उसे लेके आऊँगा आज ही, जैसा तू चाहती है, मेरा इकलौता भाई, वो बोली और रोने लगी। कुछ नहीं होगा उसे, कल दोपहर तक वो तेरे पास होगा, समझी? फिर उसने फिर उसने फिर सहमति में सिर हिलाया। समझी तो रोना धोना बंद कर। लेकिन उसके कपोलों पर अश्रुधारा अविरल बहती रही। उसे अपने आलिंगन में लेने के लिए शरद ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो एकाएक दरवाजे पर दस्तक पड़ी। शरद ने रुक्का जेब में रख लिया और फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। माया ने दरवाजे की ओर मुंह फेर लिया और जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगी। शरद ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने मिसेस ली खड़ी थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर कॉफ़ी के 2 कप रखे थे। कॉफ़ी, वो बोली। कट से मिसेस ली। थैंक यू मिसेस ली। शरद उसके हाथों से ट्रे लेता हुआ बोला। मिसी बीबी राजी हुआ? वो कमरे के भीतर झांकने का उपक्रम करती बोली। हुआ, शरद बोला। उसने दरवाजे पर से हटने का उपक्रम न किया। वो कुछ क्षण और भीतर झांकने का उपक्रम करती रही, फिर खामखा हंसती हुई वहां से रुखसत हो गई। शरद ने दरवाजा बंद किया और ट्रे संभालने आगे बढ़ा। उसने ट्रे को ला जाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। फिर वो माया की ओर घूम कर हंसा। मिसेज ली अब समझती है, मिसेज ली सब समझती है। माया बड़ा अर्थपूर्ण स्वर में बोली। समझती है तो बड़ी समझती रहे, शरद बोला। क्या वो जानती नहीं कि हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं? बनने ही गए हैं। उसे क्या, हम हमें हो तो हो। वो खामोश रही। मैं तेरे भाई का सलामत लौटा सका तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर लेंगे। बोल मंजूर? अगर नकुल को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मेरे जमा, अब मनुष्यत छोड़। वो जबरन मुस्कुराई। गुड, वो हंसी। शाबाश। अब ये बता, तेरे पास अपने भाई की कोई तस्वीर अकेली ना हो, ऐसा कोई ग्रुप फोटो ही हो जिसमें तेरा भाई हो? नहीं है। होती तो अच्छा था। खैर तेरा जुड़वा भाई है तो शक्ल सूरत तो तेरे जैसी ही होगी। एकदम नहीं, मिरर इमेज नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मेरे जैसा है वो, कद काठ में भी, बशर्ते जेल से की वजह से उसमें कई तब्दीलियां ना आ गई हों। ठीक है, देखेंगे। उसे लाओगे कैसे? कार के टिक्के में? हे भगवान, वो नेत्र फैलाकर बोले। और कोई तरीका नहीं, लेकिन तू घबरा नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। बॉर्डर पर मेरी कार की तलाशी नहीं होगी। अगर हुई तो? आज तक नहीं हुई। अगर इस बार हुई तो मैं अपनी जान देकर भी उसको बचाने की कोशिश करूंगा। तू वहम न कर। कल दोपहर से पहले वो हिंदुस्तान की धरती पर होगा, आज़ाद, सलामत। मैं रक्सौल में उसका इंतज़ार करूंगी। रक्सौल में? तो रक्सौल जाएगी? हाँ, वहाँ मेरी एक सहेली रहती है, उज्ज्वला पंडित। मैं उसके घर में तुम्हारा और तुम्हारे अपने भाई का इंतज़ार करूंगी। मर्जी तेरी, लेकिन वो शादी की बात तो बीच में ही रहेगी। तूने कोई हाँ ना तो कही, हाँ तो कही नहीं। फटाफट की शादी मंजूर तो है ना तुझे? हाँ। तो फिर मेरी बीवी हुई अभी से? हाँ, अभी से। हाँ, अभी से। शरद ने आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कोई ऐतराज न किया। शरद ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे हौले से पीछे को धक्का दिया। वो पलंग पर पीठ के बल लेट गई। शरद उसके ऊपर ढेर हो गया। उसके हाथ उसके जिस्म की गुलाइयों पर फिरने लगे। उसकी सांसें भारी भारी होने लगी। माया, उसके कान में फुसफुसाया, मेरी जान। एकाएक माया उसे अपने ऊपर से पर धकेलने की कोशिश करने लगी। शरद ने उसे दोबारा दबोचने की कोशिश की तो वो उठ के बैठ गई और विस्फारित नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे। शरद ने
उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। दरवाजे पर फीफी खड़ी थी। सॉरी, वो भीतर कदम रखती हुई बोले। मैंने रंग में भंग डाला। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मैं कब पहुंची, पहले दौरान या बाद में? घबराई माया पलंग से नीचे उतरकर अपने कपड़े व्यवस्थित करने लगी। वो तनिक संशयित हुई तो बोली, ये मेरा कमरा है। मालूम है, फीफी बड़े इत्मीनान से बोली। मैं आपको नहीं जानती। मैं भी। आप जो कोई भी हैं, आपने आपके यूं यहाँ घुसे चले आने का कोई मतलब नहीं। आप जाइए यहाँ से। फीफी हंसी। आई सेड गेट आउट। फीफी ने लापरवाही से कंधे झटकाए और उसकी ओर मुंह पर कर शरद के देखने लगी। तो वो बोली, ये है वो खुशनसीब? हाँ, शरद सख्ती से बोला। या बदनसीब? ये कौन है? माया बोली। इसका नाम फीफी है। शरद बोला। फ्रांसीसी भला? भला नहीं, अबला। फीफी बोले। मर्दों के जुल्म का शिकार। वो माया की ओर घूमी और बोली, और गुड़िया, ये न समझना कि इस मर्द के यहाँ तो तेरा इंजाम कोई जुदा होगा। ये तो बिल्कुल भी ना समझने कि तू इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ है। इसे तो हर हफ्ते नई लड़की चाहिए। फीफी, वो चेतावनी भरे स्वर में बोला। यस माय लॉर्ड एंड मास्टर। वो वो वृप वो वृप पूर्ण स्वर में बोली। शरद के मुंह से बोलना फूटा। मैडम, माया शक्ति से बोले। आप जाएं यहाँ से। जाती हूँ, फीफी बोली। पहले एक बात बता, मुझे तो ये दोपहर में पहली बार मिला था और शाम के ये मेरे बिस्तर पर मेरे पहलू में था। तेरे साथ ऐसी फतेह पाने में इसे कितना वक्त लगा था? मैं ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनना चाहती। आप जाएं यहाँ से। कमाल है, जानना नहीं चाहते कि ये कितनी औरतों के साथ रिश्ता जुड़ चुका है? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसने अब जो रिश्ता जोड़ा है वो आखिरी है। तेरे साथ? हाँ। इसने कहा ऐसा? हाँ। और तूने इसकी बात पर यकीन कर लिया? हाँ। मूर्ख, ये तो ऐसा हर औरत को कहता है। देखिए आप, इसने ये भी कहा होगा कि तेरे से मोहब्बत करता है। देखिए आप इस तरह से। मैं क्या देखूं? मैं तो सब देख चुकी। अब तू देख गुड़िया, देख और समझ। मैं कुछ देखना नहीं चाहती, मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप फौरन इस घड़ी मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। ये ऐसे नहीं जाने वाली। शरद ने दृढ़ता से फीफी की तरफ एकदम एक कदम बढ़ाया। इसे भेजना होगा यहाँ से। मुझे यहाँ से धक्का दोगे? फीफी बोले। जब और कोई तरीका कारगर नहीं होगा तो यही करना पड़ेगा। एक गैर के खातिर तुम मेरे साथ ऐसे पेश आओगे? फीफी, फीफी ड्रामा ना कर। गैर ये नहीं है, तू है। तू मेरी होन ये मेरी होने वाली बीवी है और मैं बहुत जल्द इसके साथ शादी करने जा रहा हूँ। ओह फीफी। एक क्षण के लिए शरद ने उसका चेहरा फक पड़ देखा। ओह चलो ऐसे ही सही। मोहब्बत की बाजी हर कोई तो नहीं जीत पाता ना। उसकी आंखें डबडबा आईं। अपने आंसू छुपाने की नीयत से वो ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गई और शीशे में देखकर अपने बाल संवारने लगी। फिर उसने अपना हैंडबैग खोलकर उसमें से एक रुमाल बरामद किया और उसे अपने गालों पर और आंखों पर फिराया। आखिर में उसने हैंडबैग में से लिपस्टिक निकाल कर होंठों पर लगाई। फिर उसकी तवज्जो टेबल पर पड़ी ट्रे की ओर गई। ये क्या है? वो नीचे झुककर कपों का मुआयना करते हुए बोले। कॉफ़ी मालूम होती है। इजाज़त हो तो एक कप मैं पी लूँ? उसने एक को पढ़ाया। तुम पियोगी? माया ने इनकार में सिर हिलाया। तो फिर तुम पियो। उसने जबरन कप शायद शरद को थमा दिया। तुम्हारी शादी के लिए चीयर्स कॉफ़ी के जाम से ही बोल लेते हैं। उसने दूसरा कप उठाया और उसे शरद के कप से टकराती बोली, चीयर्स, शादी मुबारक। वो कॉफ़ी पीने लगी। शरद ने कॉफ़ी को मुंह लगाया तो पाया कि वो लगभग ठंडी हो चुकी थी। उसने एक ही बार में अपना कप खाली किया और ट्रे में रख दिया। फीफी ने अपने खाली कप को जानबूझकर अपने हाथ में निकलकर फर्श पर गिर जाने दिया। कप टूटकर कमरे में बिखर गया। फिर वो शरद की ओर घूमी और आंखों से नफरत के शोले बरसाती हुई बोली, यू बास्टर्ड, माई यू रोट इन हेल। फिर वो बगुले की तरह कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर तक इमारत में सीढ़ियों पर पड़ते उसके कदमों की आवाज़ गूंजती रही और फिर खामोशी छा गई। शरद ने होंठों पर खिसियानी सी मुस्कुराहट लिए माया की तरफ देखा और फिर टूटे कप के टुकड़े बटोरने की नीयत से आगे बढ़ा तो माया उसका मतलब समझकर बोली, जाने दो, बाद में देखा जाएगा। शरद टिटका। वो माया करीब पहुंचकर बोला, तू मेरे से खफा है? यंत्र चले ढंग से माया ने सिर इंकार में हिला। तुझे उस औरत की बकवास पर एतबार आ गया है? छोड़ो वो किस्सा। मुझे तुम्हारी बीती जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। जो बीत गई सो बीत गई।
शरद ने चैन चैन की सांस ली। मैं तैयार होती हूँ, वो बोली। ठीक है, मैं चलता हूँ, तू तैयार होके नीचे आ जाना। नीचे कहाँ? सामने वाले रेस्टोरेंट के करीब। कार वहीं होगी। मैं कार पहचानूंगी कैसे? कार पहचानने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार के साथ एक वर्दीधारी ड्राइवर होगा, नेपाली। ठीक ना, मोटा बदसूरत, तो उसे बड़ी आसानी से पहचान लेगी। वो कार में ना हुआ तो सामने रेस्टोरेंट में होगा। ठीक। वो, वो है कौन वो? अष्टभुजा नाम है उसका, मेरा दोस्त है। तेरे भाई को नेपाल से निकाल लाने के अभियान में वो मेरे साथ होगा। तुम वहाँ नहीं होगे? बाद में तो होऊंगा ही, लेकिन पहले मैं 10-5 मिनट के लिए करीब ही कहीं जाना है। उस औरत से मिलने। पागल हुई है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भला क्यों? मेरे पर भरोसा तो नहीं तुझे? वो खामोश रही। मैं चलता हूँ। तू जैसे मैंने कहा वैसा कर। नीचे जाके अष्टभुजा को तलाश कर लेना। वैसे कोई बड़ी बात नहीं कि मैं तेरे नीचे आने से पहले वापस लौट आऊँ। ओके ओके, मैं चला। शरद ने एक और गिरी पड़ी अपनी बरसाती उठा ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। शरद! वो ठिठका। घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से माया की ओर देखा। आई लव यू, माया कातर भाव से बोली। आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। सो डू आई बेबी, शरद बोला। सो डू आई। वो वहां से निकला और बाहर सड़क पर पहुंचा। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। उसने बरसाती पहन ली और फिर नाक की सीध में चलता हुआ करीब ही स्थित अयोध्या के घर पहुंचा। उसने कॉल बेल बजाई और झूमता सा दरवाजे का सरवा लेकर खड़ा हो गया। पता नहीं कि क्यों उसका सिर घूमने लगा था। उसके पेट में मरोड़ से उठने लगी थी और कहीं हंसी आने लगी थी। तभी दरवाजा खुला और चौखट पर अयोध्या प्रकट हुआ। वो कोई 50 साल का मजबूत काठी वाला नेपाली था। उसके एक बार घूर कर शरद को देखा और फिर दरवाजे से एक और हट गया। शरद ने भीतर कदम रखा। अयोध्या ने उसके पीछे दरवाजे बंद किया और एक लंबे गलियारे में आगे बढ़ा। झूमता सा शरद उसके पीछे चलने लगा। अयोध्या उसे गलियारे के आखिर में मौजूद अपनी स्टडी में ले गया। वहां लगी टेबल के पीछे जा बैठा। बैठो, वो बोला। शरद ने बैठने का उपक्रम नहीं किया। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि अगर वो बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा। विस्की पियोगे? अयोध्या बोला। नहीं शुक्रिया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? तुम बताओ। मुझे तो तुम्हारी सूरत ऐसे लग रही जैसे तुम नींद में चलते हुए यहाँ पहुंचे हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ही होना चाहिए। वह अयोध्या की निगाह उसे पैरों पर पड़ी। "आ- आज जूते नहीं चाहिए?" शरद की उसकी निगाह का मतलब समझकर बोला। आज मैं यहाँ जूते लेने नहीं आया। अच्छा, तो जूते जूते तैयार भी नहीं मेरे पास। वो एक क्षण ठटका और फिर बोला। तो फिर कैसे आए? यूं ही मिलने चले आए हो? तो मुझे तुम्हारी आमद की खुशी है। जैसे आज आए हो वैसे अक्सर आते रहते होते तो हमारी यारी हो गई होती। यारी? मैं यारी करने नहीं आया। उसके माथे पर बल पड़े। उसने घूर कर शरद को देखा और फिर बोला। तो दूसरा वर्का लेने आया? ओह! एक एक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने शरीर को कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया और मुस्कुराया। शरद को उसकी मुस्कुराहट सरासर फर्जी लगी, क्योंकि उसके होंठों की मुस्कुराहट उसकी सर्द आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वो तनिक आगे झुका और धीमे स्वर में बोला। यानी कि वक्त आ गया है। वक्त? जीरो आवर, जिसका हम इंतजार। अयोध्या की जुबान से निकलते बाकी शब्द शरद को सुनाई देने का एक बंद हो गए। फिर उसे यूं लगने लगे जैसे अयोध्या उसकी आंखों के सामने धुंधलाता हुआ गायब होता जा रहा था। उसने एक कुर्सी का सहारा लिया और उस पर बैठने का उपक्रम में धड़ाम से फर्श पर गिरा। फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। शरद को जब होश आया तो उसने अयोध्या को उसके मुंह पर पानी की छींटे मारते पाया। उसने उठने का उपक्रम किया। अभी लेटे रहो, अयोध्या बोला। शरद ने जोर की उपकाई ली और बोला। बाथरूम किधर है? उधर है। शरद उठकर लड़खड़ाता सा बाथरूम की ओर बढ़ा। अयोध्या ने उसे सहारा देने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ झटक दिया। वो बाथरूम में पहुंचा और वहां लगे सिंक में जोर से उल्टी करने लगा। 2 मिनट वैसे ही गुजरे। फिर उसने सिंक का नल का चलाकर मुंह धोया। मुंह को रुमाल से पोंछकर नल का बंद किया और वापस लौटा। सॉरी, स्टडी में अयोध्या के रूबरू पहुंचकर वो बोला। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा? अयोध्या ने नकली हमदर्दी से दर्शाता हुआ बोला। हाँ शायद। अब ड्रिंक पेश करूं? नहीं, मुझे जल्दी है। किसी और से भी मिलने जाना है? किसने कहा? कहा तो मैंने ही, लेकिन तस्दीक तो तुमने करनी है। मेरे कहेगी अयोध्या। पहल तो कभी तुमने मेरे से यूं पहले तो तुमने मेरे से यूं जवाब तलबी नहीं की थी।
जवाब तलबी कौन कर रहा है? वो तनिक आहत भाव से बोला। मैं तो यूं ही एक सवाल पूछ लिया था। जवाब देने का कोई फीस चार्ज करने लगे हो क्या? फीस? जवाब सही है। मनपसंद हो तो लोग वाग फीस भी भर देते हैं जवाब की। लोग वाग जैसे कि तुम समझ लो, जैसे कि मैं। कितनी फीस? कॉफ़ी? काफ़ी? कॉफ़ी पियोगे? वो बड़े अप्रत्याशित ढंग से विषय को बदलता हुआ बोला। बात कुछ और हो रही थी। बात सवाल जवाब की हो रही थी। अयोध्या ने निरर्थक से हुंकार भरी। जवाब मुझे बताओ। जवाब मुझे तुम बताओ, शरद बोला। अगर वो ठीक हुआ तो मैं उसकी तस्दीक कर दूंगा। जब बहुत चालाक हो। मैं? हाँ तुम। अभी तो मुझे चूहे बिल्ली के खेल में उलझाना चाहते हो। मैं यहाँ खेल खेलने नहीं आया, मैं दूसरा वर्ग लेने आया हूँ। वो खामोश रहा। मेरे पास टाइम की कमी है आज। पहले मुझे पहले वर्ग के तो दर्शन हो। ओह, शरद बोला। फिर उसने कोट की भीतरी जेब से एक ब्रह्मा का दीवा सीलबंद लिफाफा बरामद किया। अयोध्या ने लिफाफा लेने से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन शरद ने लिफाफा उसकी पहुंच से परे रखा। शरद भर को अयोध्या के चेहरे पर गहरी झुंझलाहट के भाव आए, लेकिन फिर वो फासले से शरद के हाथ में थमे लिफाफे का मुआयना करने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मेज का एक दराज खोला। दराज में से उसने एक वैसा ही तोलबंद लिफाफा बरामद किया और उसे शरद के सामने डालते हुआ बोला, दूसरा वर्ग का। थैंक यू, शरद बोला। शरद ने लिफाफा उठा लिया और बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। उसने महसूस किया कि उस पर लगी सील एकदम सही सलामत थी और वो उस लिफाफे पर ऐन उसी जगह और वैसे ही एंगल पर लगी हुई थी जैसे कि सील उसकी जेब में मौजूद लिफाफे पर थे। अब संदेशा बोलो, अयोध्या बोला। संदेशा? जो कि तुम मेरे लिए लाए हो। मैं मैं तो कोई संदेशा नहीं लाया तुम्हारे लिए। यानी कि इस बार मेरे लिए संदेशा कोई नहीं है? नहीं, यही तो बोला मैं। ठीक है फिर। वह उठता हुआ बोला। वो शरद के साथ बाहरले दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और बोला, नमस्ते। मेरा सिर अभी भी चक्कर खा रहा है, शरद बोला। कहीं मैं सड़क पर ना ढेर हो जाऊं। तो कुछ देर और रुक जाओ, अयोध्या बोला। भीतर आकर वो आराम कर लो। नहीं, मुझे जल्दी बोलो ना। तुम एक और मेहरबानी करो मेरे ऊपर। क्या? वो निश्चित भाव से बोला। मेरी कार तक मेरे साथ चलो। कार करीब ही खड़ी है, रेस्टोरेंट के सामने। उसने एक बार चौखट से बाहर सिर निकाल कर बारिश का जायजा लिया और बोला, मैं छतरी लेकर आता हूँ। शरद ने सहमति में सिर हिलाया। अयोध्या वापस चला गया और छतरी के साथ लौटा। फिर उसने शरद के बाहर सड़क पर कदम रखा। घर के दरवाजे को ताला लगाकर वो अपने और शरद के सिरों पर छतरी ताने फुटपाथ पर चलने लगे। तभी शरद को कार दिखाई दी जो कि रेस्टोरेंट के एन सामने खड़ी थी। वो ब्रह्मा की नई टोयोटा कार थी। उसने चैन की सांस ली। कार वहां न होने की सूरत में अयोध्या खामखा शक करता। वो कार के करीब पहुंचे। शुक्रिया, शरद नकली गर्मजोशी के साथ अयोध्या से हाथ मिलता बोला। कार चला लोगे? वो संदिग्ध भाव में उससे बोला। हाँ, स्टीयरिंग पर बैठे बैठे चक्कर आ गया तो जानते हो क्या होगा? जानता हूँ, मैं सावधान रहूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कहाँ? जहाँ जहाँ भी तुम जाना चाहो। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया, मर्जी तुम्हारी, मैं तो चलूँ? हाँ प्लीज़। उसने शरद का से हाथ मिलाया और वापस जाने के लिए घूमा। ब्रह्मा चाहता था कि शरद कार में बैठ जाता, उसका इंजन स्टार्ट कर लेता, तब अयोध्या को उसका संदेश देता, लेकिन उस घड़ी वैसा संभव नहीं था। कार की चाबी तो अष्टभुजा के पास थी। ऐसी कोताही वो समझता है कि उसमें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो चुकी थी। मैं? वो जल्दी से बोला। एक बात कहना भूल गया। अयोध्या वापस घूमा। ब्रह्मा को फोन कर लेना फौरन। शुक्ला? वो उसे घूरता हुआ बोला। मैं तुम्हारे से खास पूछा था कि मेरे लिए कोई संदेशा तो नहीं था। मेरे से मेरा सिर चक्कर खा रहा था ना, इसलिए ये बात जैन से उतर गई थी। सॉरी। चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव लिए वो छतरी संभाले वापस चल दिया। फोन फौरन फौरन करना है, शरद ने पीछे से आवाज लगाई। अयोध्या ने घूम कर न देखा। वो थोड़ी तो आगे निकल गया तो शरद ने सड़क पार की और उधर बिजली के खंभों की ओर लेता हुआ अयोध्या के समानांतर आगे बढ़ने लगा। अयोध्या ने घूमकर पीछे देखा, लेकिन सड़क से पार शरद की दिशा में उसकी एक बार भी निगाह न उठी। वो अपने घर के करीब पहुंचा और वहीं फुटपाथ पर बने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में घुस गया। शरद सड़क के पार से उसे देखता रहा। उसने अयोध्या के 2 कॉल करते देखा।
फिर कॉल कर चुकने के बाद भी वो बूथ में खड़ा रहा, जो कि शरद के लिए हैरानी की बात थी। 5 मिनट गुजर गए। फिर सड़क पर एक काली एवेस्टा कार प्रकट हुई और टेलीफोन बूथ के करीब आ रुकी। शरद ने देखा कि उसमें 3 आदमी थे, एक ड्राइविंग सीट पर, 2 पीछे। फिर अयोध्या बूथ से बाहर निकला और कार में आके ड्राइवर के पहलू में जा बैठा। तत्काल पूरी कार तत्काल कार पूरी रफ्तार के साथ वहां से रक्सौल जाने वाली सड़क की ओर दौड़ चली और कुछ ही क्षणों में शरद की नगाहों से ओझल हो गई। चेहरे पर उछल के भाव लिए शरद वापस लौटा। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो उसने दरवाजे के करीब की एक मेज पर माया और अष्टभुजा को बैठे देखा। दोनों खामोश थे और दोनों विचलित दिखाई दे रहे थे। अष्टभुजा तो साफ साफ बेचैनी से बार बार पहलू बदल रहा था। लगता कि दोनों में कोई तालमेल बन पाने में उनका हम वतनी होना भी मददगार साबित नहीं हुआ था। शरद उनके करीब पहुंचा तो दोनों उठ के खड़े हो गए। तब दोनों के चेहरों पर ऐसे भाव आए जैसे उन्हें शरद के आगमन से बड़ी राहत महसूस हुई हो। श्याने, वो फिर अष्टभुजा से बोला, ये कह रही कि इसने रक्सौल तक हमारे साथ जाना है। ठीक कह रही, शरद बोला। ऐसा कैसे चलेगा? चलेगा, चल जाएगा, चलो, लेकिन यहाँ से तो हिल। तीनों बाहर निकले। अष्टभुजा ने आगे बढ़कर कार का ड्राइविंग सीट की ओर दरवाजा खोला। उसने स्टीयरिंग के पीछे बैठने का पराक्रम किया तो शरद ने उसे बाएं पकड़ वापस खींच लिया। चाबी दे, वो बोला। गाड़ी तू चलाएगा? अष्टभुजा संदिग्ध भाव से बोला। हाँ, तू पीछे बैठ, लेकिन शोफर की वर्दी तो मैं पहनूं। कोई बात नहीं, तू पीछे बैठ। माया, तू इधर मेरे पास आगे बैठ। निर्देश अनुसार जब दोनों कार में सवार हो गए तो शरद ने अपनी बरसाती उतार कर कार की पिछली सीट पर फेंकी और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तत्काल उसने कार आगे बढ़ाई। श्याने, अष्टभुजा बोला, मैं अभी भी कहता हूँ कि इसकी हमारे साथ मौजूदगी ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? शरद सख्ती से बोला। इसकी वजह से कोई मुसीबत आन खड़ी हो सकती है। क्या मुसीबत आन खड़ी हो सकती है? शरद चिढ़कर बोला, जो मुसीबत होगी वो बॉर्डर से पार होगी। ये हमारे साथ नेपाल नहीं जा रही, सिर्फ रक्सौल तक जा रही है, जो कि हिंदुस्तान में है। रक्सौल में कौन सी मुसीबत आन खड़ी होगी? वहाँ हम कौन सा मुसीबत वाला काम करने जा रहे हैं? बोल भाई, जवाब दे। कोई नहीं, अष्टभुजा कठिन स्वर में बोला। सड़कें गीली हैं, बारिश अभी भी हो रही है, गाड़ी धीरे चला। शरद ने कार की रफ्तार कदर ने कम की और अयोध्या के बारे में सोचने लगा, जो कि यकीनन उसी सड़क पर उससे आगे कहीं था। मोतिहारी तक का रास्ता मुकम्मल खामोशी में कटा। सारे रास्ते शरद को एक ही बात खटकती रही थी, अष्टभुजा उसे हमेशा की तरह नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा था? वो उसे इतना व्यग्र और आंदोलित क्यों लग रहा था? क्या उसके वर्तमान मूड का रिश्ता फीफे से था? जरूर वही बात थी। जरूर वो फिर फीफे से मिला था, वरना फीफी को मालूम नहीं हो सकता था कि माया कौन थी और कहाँ रहती थी। एक नया सवाल शरद के जहन में उभरा। अष्टभुजा ने, जो कि फीफी पर मर मिटा हुआ था, उससे ये नहीं पूछा होगा कि वो क्यों शरद के पीछे पड़ी हुई थी। फीफी ने बड़े इत्मीनान से कोई सजता सा जवाब दे दिया होगा। मसलन उसने ये कह दिया होगा कि उसने उसे ब्रह्मा का कोई संदेशा देना था। इश्क में अक्ल तो अष्टभुजा की मारी हुई थी। तो फिर फीफी मुस्कुराकर जो कुछ भी कहते उस पर यकीन कर लेता। सामने नोट किया था कि सारा रास्ता अष्टभुजा पिछली सीट के ऐन किनारे पर बैठा रहा था। वो ड्राइविंग सीट का पृष्ठ भाग अपने दोनों हाथों से थामे था और उसकी ठोड़ी यूं सीट पर टिकी रही थी, जैसे शरद को अपनी गर्दन उसकी गर्म सांसों से फूकती लग रही थी। क्यों उसे एतराज था माया के साथ आने में? किसी फिराक में था उसका नेपाली जोड़ीदार। क्यों ना इस बार वो अष्टभुजा से पल्ला झाड़कर अकेला नेपाल जा। इस उधेड़बुन में कार रक्सौल के करीब पहुंची। उसे यकीन था कि सारे रास्ते किसी ने उसका पीछा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि फीफी नाम की फ्रांसिस चुड़ैल वहां भी उसके पीछे पहुंच जाने वाली थी। शाम के झुटपुटे में कार रक्सौल में दाखिल हुए। तब पहली बार अष्टभुजा की थोड़ी शरद की सीट के पीछे के पर से हटी और वो अपनी सीट के साथ टिक के बैठा। तेरी सहेली? शरद ने माया से पूछा। वो ज्वाला पंडित रक्सौल में कहाँ रहती है? क्यों पूछ रहे हो? माया बोले। तेरे को वहां उतार के आऊं ना? शरद तनिक झुंझला स्वर में बोली। तुम मुझे वो जहां मर्जी उतार देना, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। जब मैं छोड़ के आ सकता हूँ तो मैं तुम्हारे नेपाल के लिए रवाना होने तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्यों? प्लीज, मुझे पहले यहाँ किसी से मिलना है। मैं तुम्हारी मुलाकात में बाधा नहीं बनूंगी। अच्छी बात है, शरद अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला।
तभी कार के रियर व्यू मिरर में उसे अष्टभुजा की सूरत दिखाई दी, जिस पर असंतोष के बड़े गहन भाव उभर आए थे। शरद ने कार को सर्कुलर रोड के नाम से जाने जाने उस उस बड़ी सुनसान पड़ी एक सड़क पर ले जाकर रोका। उस सड़क पर अगर कोई हलचल थी तो वो वहाँ से कोई 30-35 गज दूर स्थित एक रेस्टोरेंट में थी, जहाँ से उच्च स्वर में रेडियो बजने की आवाज़ें आ रही थी। उसने बरसाती संभाली और कार से बाहर निकला। उसने जल्दी से बरसाती पहन ली और अष्टभुजा से बोला, माया का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। अष्टभुजा ने सहमति में सिर हिलाया। शरद बारिश में आगे बढ़ा और फिर उसने संकरी गली में दाखिल हो गया, जो कि भट्टराई की दुकान की तरफ जाती थी। उस गली के आगे एक चौड़ी सड़क थी, जिस पर दाई तरफ मुड़ते ही भट्टराई की बेकरी की दुकान थी। वो दुकान में दाखिल हुआ। भट्टराई काउंटर के पीछे मौजूद था। वो अयोध्या जैसा ही, लेकिन उम्र में उससे बड़ा बाईफाल्कल्सधारी व्यक्ति था। शरद पर निगाह पड़ते उसके नेत्र उसके मुंह से निकला, अरे तुम। तत्काल दुनिया में मौजूद ग्राहकों की गर्दनें घूमी तत्काल दुकान में मौजूद ग्राहकों की गर्दनें घूमी और वो शरद को देखने लगे। मेरा केक तैयार हो गया? शरद सहज स्वर में बोला। केक? भट्टराई के मुंह से निकला, हाँ हो गया। और आओ दिखाऊं। उसने काउंटर का एक पल्ला उठाया और शरद को भीतर आने का संकेत किया। फिर दुकान को अपने नौकर के हवाले छोड़कर वो शरद को पिछवाड़े की एक ऑफिस नुमा कमरे में ले गया। वहाँ सबसे पहले उसकी निगाह शरद के जूतों पर पड़ी। ये जूते मेरे अपने हैं, शरद बोला। दिखाई दे रहा है, वो शुक स्वर में बोला। कैसे आएगा एकाएक? मुझे तुम्हारी आमद की खबर क्यों नहीं? शरद ने अनिभिकता से कंधे झटकाए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। शरद ने जवाब न दिया। अब बोलो क्या चाहते हो? दूसरा वर्ग का? वो बचक्का से बोला। अभी? हाँ, यानी कि वक्त आ भी गया। हाँ, शरद बोला, और हकीकतन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन से वक्त के आ गया होने की भौचक्का होके दिखा रहा था। ओह, भट्टराई बोला। वो धम से अपने ऑफिस की चेयर पर बैठ कर बोला, बैठो। शरद ने बैठने का उपक्रम नहीं किया। मुझे जल्दी है, वो बोला। जल्दी है? वो बदहवास स्वर में बोला। तुम्हें जल्दी है? हे भगवान, ये कोई जल्दी का काम है? मैं तो जरा तैयार नहीं। बाकियों की हालत भी तेरी जैसी होगी। ये तो हम सब मारे जाएंगे। शरद खामोशी से उसका प्रलाप सुनता रहा, जिसका एक भी अक्षर उसके समझ में नहीं आ रहा था। मेरे लिए क्या हुक्म लाए हो? फिर वो अपेक्षाकृत सुनसायत स्वर में बोला। कोई नहीं। शरद बोला, कोई नहीं? कोई नहीं? हे भगवान, ना मेरे लिए कोई हुक्म है, ना मेरे साथ कोई मशवरा किया गया। ये क्या हो रहा है? मैं क्या जानूं? मैं तो हरका रहा हूँ। वक्त सब मुकर्रर हुआ है। वक्त कब मुकर्रर हुआ है? किस काम का वक्त कब मुकर्रर हुआ है? तुम कुछ भी नहीं जानते? नहीं? कमाल है। मैंने इतने खतरे उठाए, इतना पैसा लगाया, और अब वक्त आन पहुंचा तो तुम मुझे दरकिनार किया जा रहा है। जब मेरी मदद चाहिए थी तो वो कमीने मेरे तलवार चाटने की कसर नहीं छोड़ता था, और पता नहीं अब क्या सब्ज़बाग दिखाता था मुझे, क्या क्या वादे करता था मेरे लिए। अब मेरे दरकिनार? हे भगवान, कौन कमीना? अरे वो ही, तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। क्यों? क्यों नहीं पड़ रही? मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? मेरे लिए तो फारसी ही है ये। अच्छा, इतना तो बताओ कि उसने तुम्हें क्या सब्ज़बाग दिखाए? इंकलाब के बाद तुम्हें क्या दिखा वो? कोई आला अफसरी, कोई वजारत, कोई नगद इनाम? भट्टराई भट्टराई मैं बोला। मुझे जल्दी है, दूसरा वर्क मेरे हवाले करो ताकि मैं यहाँ से रुखसत हूँ। साले, वो भड़का। हुक्म चलाता है मेरे पे। बहुत चालाक समझता है अपने आप को, बहुत होशियार समझता है अपने आप को। वर्का, दूसरा वर्का, जाना ही मिलता था वर्का। ठीक है, नमस्ते। वो घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठहर ठहर, वो चिल्लाए। अरे ठहर, कहाँ है भागा जा रहा है? शरद टटका वो वापस घुमा तो उसने पाया कि भट्टराई का चेहरा पसीने पसीने भीगा हुआ था। उसकी आंखों में भय की छाया तैर रही थी। इधर आ, वो बोला। आके इधर बैठ, प्लीज। शरद मेज के करीब पहुंचा, लेकिन उसने बैठने का उपक्रम नहीं किया। मैं खामा भड़क गया था, वो तनिक कंपित स्वर में बोला। लेकिन तू जानता है मेरे मन में कुछ नहीं है। वो जबरन सा, अब बोल। क्या बोलूं? अरे क्यों भोला गणेश बन के दिखाता है? मैं क्या जानता हूँ तू हमारी तरफ है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तू इनकलाब के लिए काम कर रहा है। शरद यूं मुस्कुराई जैसे भट्टराई की बातों की तस्दीक कर रहा हो, जबकि वास्तव में वो अपनी अनिव्यक्ता छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने भट्टराई की तरफ से तवज्जो हटाने की नीयत से अपना सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं? भट्टराई बोला कि तू मेरे से इसलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि तुझे फोटक
हुक्कड़ की जुबान खोलने की आदत नहीं। अगर ऐसा है तो साफ बोल। तुझे एक वक्त दे मुझे तू मुझे वक्त दे और फिर कोई वाजिब मांग कर, मैं पूरी करता हूँ। इस वक्त वाजिब या गैर वाजिब मेरी एक ही मांग है क्या? दूसरा वर्का। शरद ने अपनी जेब से ब्रह्मा का किया सीलबंद लिफाफा निकाल कर उसे दिखाया। इसका जोड़ीदार। उसने एक आह सी भरी और फिर बड़े असहाय भाव से कंधे झटकाए। वो कुछ क्षण खामोश बैठा रहा, फिर एकाएक उठा और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। शरद मेज के एक कोने में बैठ गया और सिगरेट के कश लगाकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। खुले दरवाजे में से बेगरी खुशबू वहां पहुंच रही थी और बड़ी शिद्दत से उसे एहसास दिला रही थी कि वो भूखा था। फिर उसका ध्यान अपने जूते की तरफ गया। उसने फिर उस पर अपने आप से वो सवाल किया जो कई बार कर चुका था। क्यों थे जूते उस बार? क्यों? एक जमे जमा सिलसिले में वो तब्दीली ज़रूरी थी। तभी भट्टराई वापस लौटा। शरद ने सिगरेट फेंक दिया और मेज पर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा भट्टराई के हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था, दूसरे हाथ में 100 के नोटों में एक पुलंदा था। वो शरद के करीब आया। उसने दोनों चीज़ें उसके कोट की जेब में डाल दी और फिर जबरन मुस्कुराया। दूसरा वर्का, वो बोला। शुक्रिया। शरद बोला, लेकिन नोट किस लिए? ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 है। तू रुकता तो मैं और इंतज़ाम करता। लेकिन किस लिए? वजह क्या पूछता है? उसने स्वर में अभी भी आतंक का पुट था। अरे तोहफा कबूल कर मेरी तरफ से, लेकिन तोहफा देने की भी तो कोई वजह होती है। यूं एक एक वजह ही ये समझ रही कि तू मुझे पसंद है। शरद हंसा। यार तू समझता क्यों नहीं? देख, मैं एक उम्र दराज आदमी हूँ, जल्दी बड़ा कुटता हूँ तो यूं ही तो वाही तबाही बग जाता हूँ। लेकिन तू तो सयाना है ना, बात तो समझता है, हालत को समझता है, जानता है कि सुर के कौन सी बात दोहरानी होती है, कौन सी बात नहीं दोहरानी होती। समझा? समझा। तुम ये चाहते हो कि अभी जो डांस एंड ड्रामा तुमने पेश किया उसे मैं ब्रह्मा के सामने न दोहराऊं क्या? भूल जाऊं? पर तो ये तोहफा कैसे हुआ है? ये तो रिश्वत हुई, मुंह बंद रखने की फीस हुई। वह भयभीत सा दिखाई देने लगा। सरदन उस पर तरस आने लगा। ठीक है, वो बोला, जो तुम चाहते हो वही होगा। ये यकीनन एक बच्चों वाली बात। वो शांति से गहरी सांस लेते हुए बोला। शरद ने पहली बार की तरह तब मिले लिफाफे का भी बड़ी बारीकी से मुआयना किया तो उसने पाया कि सील एकदम सही और चौकस थी। उसने लिफाफा जेब में रखा और फिर बोला, मैं चलता हूँ। हाँ जरूर। भट्टराई तत्काल बोला, जाओ, आओ। वो शरद के साथ बाहर दुकान में पहुंचा और वहां मौजूद ग्राहकों को सुनाने के लिए उच्च स्वर में बोला, आप बिल्कुल फिक्र ना करो जनाब, आपका केक आपसे पहले घर से पहुंचा हुआ होगा। शुक्रिया। शरद स्वर उच्च स्वर में बोला। भट्टराई उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। ब्रह्मा को फोन करो। दरवाजे पर शरद फुसफुसाया और फौरन फौरन समझ गए। उसने सहमति में सिर हिलाया। शरद वहां से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे जाकर वो टिटका और एक लेटर बॉक्स की ओट में होकर उसने पीछे निगाह दौड़ाई। सड़क खाली थी। 5 मिनट वो प्रतीक्षा करता रहा। भट्टराई बेकरी से बाहर न निकला। जाहिर था कि उसका फोन करने का कोई इरादा नहीं था। वो 2 मिनट और वहीं टिटका खड़ा रहा और फिर सर्कुलर रूट की ओर बढ़ चला। वो अभी संकरी गली में ही था। उसके कानों में एक जनाना चीख की आवाज़ पड़ी। आवाज़ निश्चय सर्कुलर रोड की तरफ से आई थी। वो सरपट गली में भागा। वो आगे सड़क पर पहुंचा तो उसने पाया कि रेस्टोरेंट से लोग बाहर निकल रहे थे और उसकी कार की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लोग उसकी कार के करीब पहले से मौजूद थे। वातावरण में एक अजीब सा कोलाहल छाया हुआ था। शरद आतंकित हो उठा। उसका दिल कहने लगा कि जो जनाना चीख आवाज़ उसने कुछ क्षण पहले सुनी थी वो माया के कंठ से निकली थी। वो झपट कर कार के समीप पहुंचा। उसने एक दायरे में खड़े लोगों को धकेल कर एक तरफ किया और आगे झाँका। माया सड़क पर लुढ़की पड़ी थी। उसका चेहरा खून से रंगा हुआ था। उसके शरीर में तनिक भी हरकत नहीं थी। शरद ने उसे गोद में उठाया। उसके दिल की धड़कन सुनाई दी। उसकी जान में जान आई। वो उसे उठाए कार की तरफ बढ़ा तो इकट्ठे हुए लोग अपने आप रास्ता छोड़ने लगे। तभी एक आदमी ने होले से शरद की कोहनी को छुआ। शरद ने उसकी तरफ देखा तो पाया वो निहायत संजीदा सूरत वाला कोई 40 उम्र का व्यक्ति था। इसे हमारे यहाँ ले चलो, वो बोला। तुम्हारे यहाँ कहाँ? शरद बोला। अपने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया। शरद ने सहमति में सिर हिलाया। वो माया को संभाले उस व्यक्ति के साथ रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा। बाकी लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनमें से एक जनक खुद ही बताने लगा, हम वहाँ रेस्टोरेंट में थे जबकि हमने इसकी चीख सुनी थी। बाहर निकल पर हमने देखा कि 2 आदमी इस बेचारी लड़की को बुरी तरह पीट रहे थे।
उन्होंने जब हम लोगों को देखा तो वो लड़की को सड़क पर फेंक कर भाग खड़े हुए। कमीने, कोई और गुस्से में बोला। बुज़दिल, औरत पर हाथ उठाया हरामियों ने। तभी माया ने आगे फड़फड़ाई। माया शरद भाव से बोला, ठीक है। जब माया को एहसास हुआ कि वो शरद के भाव में थे, उसे कसकर लिपट गए। शरद ने के सवाल का उसने कोई उत्तर देने का उपक्रम न किया। वो रेस्टोरेंट में पहुंचे। पीछे उसके साथ चलते वक्त बोला, पीछे कमरा है। रेस्टोरेंट, जो कि वस्तुतः ढाबा था, देसी शराब का अड्डा था। लांघकर शरद पिछवाड़े के कमरे में पहुंचा। वहाँ एक कोने में एक दीवान था जिस पर एक महिला बैठी थी। वो देखती उठ के खड़ी हो गई। शरद ने माया को दीवान पर लिटा दिया। साथ आए आदमी ने भीड़ के मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो शरद की ओर घूमकर बोला, ये हमारे घरवाली है तुलसी। शरद ने उसका अभिवादन किया। हम राम खिलावन हैं। वो आदमी फिर से बोला, इस वारदात को पुलिस को खबर करें? नहीं नहीं नहीं, तत्काल माया बोले, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो खुद ही चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़े थे, मैं एकदम ठीक हूँ। पुलिस को खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शरद भी बोला। ठीक है, कौन ज़रूरत नहीं तो कौन ज़रूरत नहीं, राम खिलावन बोला। तुलसी तौलिया और गर्म पानी ले आ। तुलसी दोनों चीज़ें ले आई। उसने तौली से गीला करके माया का मुंह पोंछने का उपक्रम किया तो माया उठ के बैठ गई। उसने तुलसी के हाथ से तौलिया ले लिया और खुद ही अपने चेहरे पर खून पोंछने लगी। तुम बाहर जाओ, तुलसी अपने घरवाले से बोली। घरवाले से, वरना ग्राहक पैसे दिए बिना खिसकने लगेंगे। राम खिलावन तत्काल वहां से बाहर निकल गया। माया अपने काम से फारिग हुई तो तुलसी ने तौलिया और गर्म पानी का पतीला संभाला और पिछवाड़े एक दरवाजा खोलकर वहां से निकल गई। शरद ने माया के चेहरे को मुआयना किया। उसका निचला होंठ फट गया था और वो आधी एक आंख आधी बंद हो गई थी। सारे चेहरे पर कई जगह खरोंचे और नीली दिखाई दे रही थी। क्या हुआ था, उसने पूछा। दो आदमी ने मुझे दबोच लिया था, माया हौले से बोली। कौन थे वो? क्या पता कौन थे, तुम्हारे जाते ही वहाँ वहाँ पहुँच गए और आगे कहने लगे, कार खड़ी करना मना था। मैंने आज तो पूछा कहाँ चला गया था। सर उसकी बात काटता हुआ पोतावले सर में बोला, पता नहीं, वो तुम्हारी गली में दाखिल होते ही कार से निकला था और बिना कुछ कहे सुने वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया था। गया किधर था? मेरे ख्याल से तो उधर गया था जिधर तुम गए थे, मेरे पीछे पीछे शायद। फिर वो आदमी मुझे कार से बाहर निकलने को कहने लगे। मैं बाहर निकली तो उन्होंने मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए गली में ले गए। वहाँ वो बार बार तुम्हारे बारे में सवाल करने लगे। कैसे सवाल? ये कि शाम को तुम कहाँ थे और कहाँ अब कहाँ जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं बताया तो मुझे पीटने लगे। एक जने ने मेरा मुंह दबोच लिया। मैं सिर्फ एक बार अपने मुंह से उसका पकड़ हटा पाई और जोर से चिल्ला पड़ी। मेरी चीखने के बाद ही मुझे गली में धकेल कर भाग खड़े हुए थे। बड़े मुश्किल से मैं गली से निकल कर बाहर सड़क पर आई थी और फिर वहाँ मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैंने खुद को तुम्हारी बाहों में पाया था। कौन थे वो लोग और क्यों मेरे पीछे पड़े थे मालूम नहीं। और मेरे भाई की निकासी में तो कोई अड़ंगा नहीं आ जाएगा। मैं इस वक्त तेरा भाई अहम नहीं, तू अहम है। क्या मतलब? मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नेपाल नहीं जा सकता। मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो व्यग्र भाव से बोली। तुम मेरी जरा भी फिक्र न करो, लेकिन तुम सिर्फ मुझे मेरी सहेली के पास पहुंचाओ। वो अब ठीक नहीं होगा। वो बदमाश हमारी कार को पहचान चुके हैं। वो कार का पीछा करके तेरी सहेली के घर भी का पता जान सकते हैं। फिर जैसी दुर्गति तेरी यहाँ हुई है वैसी वहाँ फिर हो सकती है। तुम मेरी फिक्र ना करो। कैसे ना करो? तुम मुझे चुप रहे, मुझे सोचने दे। वो खामोश हो गई। शरद ने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगाते हुए कोई अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश करने लगा। कुछ क्षण बाद उसने सिगरेट को फर्श पर फेंक कर जूते से कुचल दिया और रेस्टोरेंट की ओर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो उसे राम खिलावन दरवाजे के करीब बने काउंटर के पीछे बैठा दिखाई दिया। दोनों की निगाह मिली तो शरद ने हाथ के इशारे से उसके करीब बुलाया। वो कमरे में पहुंच गया तो शरद ने पूछा, तुम्हारा ये ठेका कब तक खुलता है? 12 बजे तक, राम खिलावन बोला। 1 भी बज जाता है। धंधा कैसे चल रहा है? मंदा। तभी तो देर रात तक ठिया खोल के रखना पड़ा था। सामने सड़क की ओर वाले दरवाजे की ओर के अलावा यहाँ दाखिल का और कौन सा रास्ता है? कोई नहीं। काहे पूछा था? मैं चंद घंटों के लिए लड़की को यहाँ छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये जगह सेफ है या नहीं। जगह तो सेफ है, सेफ ही सेफ है, पर हमारे को झमेले में नहीं पड़ना है। कोई झमेले नहीं है। तभी पिछला दरवाजा खोला और तुलसी वहाँ पहुंचे। उसने अपने पति पर निगाह पड़ी तो वो बोले, फिर तुम फिर यहाँ? बाबू बुलावा रहा।
रामखिलावन बोला। तुलसी ने उड़ती निगाह शरद पर डाली और बोले, काहे? ये अपनी छोकरिया को इधर छोड़ के जाने को बोला था। ठीक है, तुलसी सहज भाव से बोली। रामखिलावन ने हक्का बक्का कर अपनी बीवी की ओर देखा, फिर वो असहाय भाव से कंधे झटकाता तो बोला, इब हमारे घर वाली कहा थे, तो उसने कंधे झटकाए। शरद ने जेब से भटराई से मिला नोटों का पुलंदा निकाला। रामखिलावन के नेत्र फैल गए। शरद ने 20 नोट गिनकर अलग किए और बाकी नोट वापस जेब में रख लिए। उसने 20 नोट रामखिलावन की तरफ बढ़ाए। नहीं नहीं नहीं, रामखिलावन तत्काल बोला, ई कोनो जरूरत नहीं। तुलसी आगे बढ़ी और उसने नोट थाम लिए। तुलसी, रामखिलावन सख्ती से बोला। चुप करो जी, तुलसी उतनी सख्ती से बोली, और बाहर जाकर अपना काम काज देखो। रामखिलावन सिर झुका वहां से बाहर निकल गया। तुम बिल्कुल फिक्र न करो जी, तुलसी नोटों की अपनी चोली में खोंसती बोली। हम इसकी अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करेंगे। शुक्रिया, शरद बोला। वो माया के करीब पहुंचा और उसका कंधा थपथपाते हुआ बोला, मैं चलता हूँ। माया ने व्याकुल भाव से उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर की ही तो बात है, शरद आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। ओके। माया ने सहमति में सिर हिलाया। शरद ने वहां से निकला और हाल को पार करके बाहर सड़क पर आ गया। वो लंबे डग भरता वह कार के पास पहुंचा। उसने कार का अगला दरवाजा खोला तो उसे पिछली सीट पर कोई चीज हिलती महसूस हुई। उसने डोम लाइट जलाई, रोशनी हुई तो उसने पाया कि पिछली सीट पर अष्टभुजा मौजूद था। उस सीट पर अधलेटा सा पड़ा था। रोशनी होने पर वो सीधा हुआ। शरद ने रोशनी बंद कर दी और सख्ती से बोला, बाहर निकल। क्यों? हुआ हकबकाए से बोला, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन क्यों? कहाँ मर गया था? कब? मेरे जाने के बाद। बताता हूँ। बारिश में क्यों खड़ा है? भीतर बैठ। मुनमुनाता हुआ शरद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने बरसाती उतार कर पिछली सीट पर डाल दी। अष्टभुजा पीछे से बाहर निकला और आगे उसकी बगल में बैठ गया। तार मारने गया था। फिर वो बोला, अब तेरी छोकरी को क्या कहता है इस बात इसलिए बिना बताए गया था। तू खफा क्यों है? मुझे नहीं जानना चाहिए था। जरा शाह चला भी गया तो क्या आफत आ गई? हाँ, आफत आ गई। कैसे? कब? तेरी छोकरी कहाँ गई? शरद ने गौर से उसकी सूरत देखी तो उसे वहां निश्चलता के अलावा कुछ दिखाई न दिया। तू कहाँ था? फिर वो नरमी से बोला, तूने किसी औरत की चीख की आवाज सुनी थी? हाँ, मैं करीब टॉयलेट में था। उसने तीनों सवाल का जवाब दिया। हाँ, सुनी थी तो एक जना ने चीख सुनकर तुझे कुछ सूझा नहीं? क्या सूझ था? बस यही सूझा कि किसी छोकरी की पहले तो यार तो हामी भर दी होगी, फिर ऐन मौके पर उसका इरादा बदल गया होगा। वो अपनी बात पर खुश होता हुआ हो करके हंसा। तेरी पिस्तौल कहाँ है? शरद ने पूछा। वही जहाँ होती जुराब में। तुझे चाहिए? नहीं, अभी नहीं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ सकती है। कोई हमारे पीछे लगने की कोशिश कर सकता है। हमने ऐसा नहीं होने देना। कोई सीधे से पीछा नहीं छोड़ेगा तो फिर हथियार का ही सहारा लेना पड़ेगा। समझ गया? बिल्कुल समझ गया श्याणे। तू कार मुझे चलाने दे। मैं 2-3 सड़कों पर गोल गोल चक्कर मारूंगा तो पता लग जाए कोई पीछे है या नहीं। कोई पीछे नहीं होगा तो बढ़िया, होगा तो देख लेंगे। ठीक है, लेकिन कार मैं ही चलाता हूँ। तू थका हुआ लग रहा है। मैं ठीक हूँ। शरद ने कार आगे बढ़ाई। अगले 10 मिनट में वो खामखा इधर उधर कार दौड़ाता रहा। जब उसकी तसल्ली हो गई पीछे कोई नहीं लगा हुआ तो उसने बॉर्डर का रुख किया। श्याण ने एक अष्टभुजा बोला, तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल का? तेरी छोकरी कहाँ गई? वहीं जहाँ उसने जाना था, अपने सहेली के यहाँ। अपने आप ही चली गई? हाँ। कमाल है। क्या कमाल है? कुछ नहीं। बॉर्डर से थोड़ा पहले शरद ने ड्राइविंग सीट पर अष्टभुजा को आ जाने दिया, स्वयं पीछे बैठ गया। वो बॉर्डर पर पहुंचे। भारतीय चौकी पर उसकी बड़ी सरसरी चेकिंग हुई और उन्हें आगे बढ़ जाने दिया गया। 2 फर्लांग आगे नेपाली बॉर्डर था। शरद ने अपनी बरसाती की जेब से एक छोटा सा पैकेट बरामद किया और उसे अपने कोट के बाहरी जेब में डाल दिया। उस पैकेट में चैनल 5 नाम के एक कीमती सेंट की शीशी थी। कार नेपाल चौकी पर पहुंची। अष्टभुजा ने बैरियर के आगे कार रोकी। तत्काल कस्टम चौकी की इमारत से 2 सशस्त्र नेपाली सिपाही निकले और कार की ओर बढ़े। शरद कार से निकला और एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराता हुआ उनकी ओर बढ़ा। वो करीब पहुंचा तो दोनों सिपाही हंसते हुए उसका अभिवादन किया। वो उनके साथ चौकी के भीतर पहुंचा। यह देखकर उसने रात की लंबी सांस ली। तब भी चौकी के इंचार्ज की सीट पर उसका जाना पहचाना सब इंस्पेक्टर गजानन नहीं बैठा था। उसे देखकर गजानन के चेहरे पर भी रौनक आई। वो उठकर शरद से मिला। उसने बड़ी गर्मजोशी से शरद के हाथ मिलाया और
माधा हाथ से बोला, भाई ये तो नेपाल के मेहमान हैं, इतने काम आ रहे हैं कि नेपाल की डेवलपमेंट में। इस बार कहाँ जाएंगे मिस्टर शुक्ला? हितौरा, शरद बोला। हितौरा काठमांडू नहीं? नहीं भाई, वहाँ जाना होता तो दिन में आता। हितौरा के लिए भी दिन में ही आया कीजिए, पहाड़ी सड़कों पर रात की ड्राइविंग का अब तक खूब तजुर्बा हो चुका है शरद ने हंसते हुए उसकी बात काटी। और फिर थापा साहब भी वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भाई ये शुक्ला साहब, गजानन ने अपनी माता को बताया, हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन राम रुद्र थापा की मेहमानी करते हैं नेपाल में। सिपाहियों ने बड़े सम्मानपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। कुछ डिक्लेयर करने का है मिस्टर शुक्ला? गजानन ने बोला। नेपाल के लिए अपनी शुभकामनाओं के लिए और कुछ नहीं, शरद बोला। वाह। फिर गजानन ने उसकी बात थामी और बोला, आइए। दोनों अगल बगल चलते बाहर कुछ बढ़े। दो सिपाही उनके पीछे पीछे चलने लगे। वो कार के समीप पहुंचे तो अष्टभुजा कार से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। गजानन और अष्टभुजा में नेपाली में अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ और फिर गजानन ने सरसरी निगाह पर कार पर डाले, बोला, जाने दो भाई इन्हें। बैरियर हटा दिया गया। अष्टभुजा वापस ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। शरद ने कोट की जेब से सेंट की शीशी वाला पैकेट निकालकर हाथ में थाम लिया। गजानंद से हाथ मिलाते समय उसने पैकेट उसके हाथ में सरका दिया और धीरे से बोला, मिसेज गजानंद के लिए। गजानंद ने हौले से सिर हिलाया और आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। शरद कार में सवार हो गया तो उसी ने दरवाजा बंद किया। अष्टभुजा ने कार को गियर में डाला और आगे बढ़ाया। फिर अभिवादन के हाथ हिलाते गजानंद को पीछे छोड़कर कार बैरियर पार कर गई। हमेशा की तरह नेपाल उनका प्रवेश निर्विघ्न हुआ था। चैप्टर 2, अध्याय 2। तीखे मोड़ों वाली निरंतर चढ़ान चढ़ती सांप की तरह बल खाती पहाड़ी सड़क पर रात के अंधेरे में भी अष्टभुजा 30-35 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से कार चला रहा था, जबकि कोई और कुशल ड्राइवर भी 20 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से कार न चला पाता। और आम ड्राइवर तो वैसे सड़क पर रात को कार चलाने का ख्याल ही नहीं करता। अब गाड़ी में चलाऊं? शरद एक बोला। नहीं श्याने, अष्टभुजा ने तत्काल तीखा प्रतिवाद किया, मैं चला रहा हूँ। तू थक गया होगा। नहीं, तू फिक्र न कर, मैं चला रहा हूँ। शरद खामोश होकर उसने एक सिगरेट सुलगा ली और उसके कश लगाने लगा। सफ़र खामोशी से कटता रहा। अभी जो आबादी पीछे छूटी है, शरद बोला, वो अमलेखगंज था। मालूम है? अष्टभुजा बोला। मुझे मालूम है कि तुझे मालूम है। मैं इसलिए बताया कि वो यही जगह है जहाँ से लौटती बार हमने नकुल कोइराला को पिक करना है। कौन? नकुल कोइराला, मेरी गर्लफ्रेंड का, माया का जुड़वा भाई। हमने उसे इस बार कार की डिक्की में बंद करके बॉर्डर पार कराना है। क्या करते हो? क्यों नहीं पूछता कि अगर पकड़े गए तो? उसने उत्तर न दिया। एक बात पता नहीं मैंने तेरे को बोली या नहीं बोली। नहीं बोली तो अब बोलता हूँ अष्टभुजा, ये हमारे नेपाल का आखिरी फेरा। कल हम सही सलामत वापस पटना पहुँच गए तो मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा। क्या? कल दोनों यार छक्के विस्की पियेंगे। तब तक पियेंगे जब तक हाथ से गिलास न छूट जाए। फिर अबे ये तो पूछ तू, जो 50,000 रुपये मैं तुझे दूंगा आएंगे कहाँ से? श्याणे चुप बैठ, बातें न करा, गाड़ी बेकाबू हो जाएगी। तू थक गया होगा, अब गाड़ी मुझे चलाने दे। नहीं मैं ठीक हूँ, तू चुप बैठ। शरद चुप हो गया। वो सीट पर अधलेटा सा लुढ़क गया और उसने आंखें बंद कर ली। उसके मानस पटल पर माया और मोहिनी की मूर्त उभरी। वो उसके रंगीन सपने देखने लगा। फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई। जब उसके तंदर टूटी तो उसे महसूस किया अष्टभुजा चलती कार में से एक हाथ पीछे ले जाकर उसे झिंझोड़ रहा था। वो सब पकाया। अष्टभुजा की वैसी हरकत उसके लिए नई बात थी। ऐसा आम हो जाता था कि जब अष्टभुजा कार चला रहा होता तब वो सो जाता, लेकिन जब वो हमेशा उसे आवाज़ देकर या टोकर जगाता था, उसे जोड़ कर नहीं। क्या माजरा था? अष्टभुजा ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ा। श्याणे, वो बेहद अंदोले स्वर में बोला। श्याणे। शरद जानबूझकर सनिश्चित सा पड़ा रहा। कार की रफ्तार घटने लगी। अष्टभुजा ने इस बार उसे इतनी जोर का तमाचा जड़ा कि वो तिरमल आ गया। बड़ी कठिनाई से वो अपनी निश्चित मुद्रा बरकरार रख पाया। श्याणे श्याणे। आगे कहीं से बकरियों की मैमे की आवाज़ आई। अष्टभुजा बड़ी तीखी ब्रेक लगाई। थोड़ी देर बाद बकरियों की मैमे की आवाज़ पीछे से आने लगी।
शाह ने इस बार अष्टभुजा लगभग चीती आवाज में बोला, जाग, होश में आ। अब शरद की समझ में बखूबी आ गया था कि उसे ऊँग क्यों आने लगी थी, वो ऊँग नींद में क्यों तब्दील हो गई थी, और वह समझ गया कि अष्टभुजा क्यों उस कार नहीं चलाने दे रहा था। उसकी आंखों के आगे उसके दोस्त की नीयत बद होती जा रही थी। कार एकाएक रुकी, कार का अगला दरवाजा खुला और बंद हुआ, फिर पिछला दरवाजा खुला और अष्टभुजा पीछे शरद के पास पहुंचा। शरद की आंखों के सामने नाले में डूबती उतराती नीलकंठ की लाश फिरने लगी। अब क्या उसकी बारी थी? उसका दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों से टकराने लगा। अष्टभुजा की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे से टकराती लगी। फिर अष्टभुजा जैसे उस पर ढेर हो गया। उसके दोनों हाथ उसकी एक टांग पर टकने के करीब पड़े और वो पाँव से जूता उतारने की कोशिश करने लगा। नीलकंठ के हत्यारे के बारे में अब शरद को किसी से पूछने जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने एकाएक आंख खोली, अपनी दूसरी टांग का घुटना उठाया और पूरी शक्ति से अष्टभुजा के बदसूरत थोबड़े से टकराया। उसके मुंह से एक गुर्राहट सी निकली और वो पीछे से उल्टा। शरद ने फिर टांग चलाई तो उसका पाँव उसकी छाती से टकराया और वो कार के खुले दरवाजे में से बाहर जा गिरा। शरद ने तत्काल अपनी तरफ का दरवाजा खोला और कार से बाहर छलांग लगा दी। वो जानता था कि अगर वो अब अष्टभुजा की पकड़ में आ गया तो वो राक्षस जैसा आदमी उसकी हड्डी हड्डी कड़का के रख देने की क्षमता रखता था। अष्टभुजा बला की फुर्ती से सीधा हुआ और कार का घेरा काट कर उसके सिर पर पहुंच गया। अब उसकी पिस्तौल उसके हाथ में थी जो उसने शरद की ओर तानी हुई थी। कमीने, शरद तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, दगाबाज। अष्टभुजा उस घड़ी किसी भैंसे की तरह हाँफ रहा था। हाँफता हाँफता वो गुर्रा, जूते उतार। उसके बाद क्या करेगा? तू शूट कर देगा या खाई में फेंक देगा? मैं कुछ नहीं करूंगा शहाणे, सोच। तेरा कुछ बिगाड़ने का मेरा इरादा होता तो मैं तुझे आवाज़ें दे देकर जगा रहा होता। मैं सोते ही तेरा काम न कर देता। शरद को मानना पड़ा कि वो ठीक कह रहा था। हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे, तो सिर्फ जूते उतार। हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे, तू सिर्फ जूते उतार। फिर तू क्या करेगा? मैं वापस चला जाऊंगा, कार लेकर। और कैसे? मेरा क्या होगा? तुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी और खुश नहीं होगा। ये तो और यहाँ से थोड़ी दूर ही रह गया है, वहाँ तक पैदल चले जाना, फिर सुबह वहाँ से लौटना तेरे लिए क्या मुश्किल होगा? टैक्सी कर लेना, बस पकड़ लेना। तो बॉर्डर पार कर तो बॉर्डर पार नहीं करने आएगा? तू बॉर्डर पार नहीं करने पाएगा। क्यों? तू कहाँ फ़ोन कर देगा मेरे बारे में? ये इरादा है ये इरादा है तेरा। लेकिन तू ऐसा करने का हौसला नहीं नहीं कर सकता। हीरे गैर कानूनी ढंग से नेपाल में तू लाया है। तू उनका नाम भी अपनी जुबान पर लाएगा तो मेरे साथ तू भी फंसेगा। नहीं शाणे, इस बार तेरी कोई शानपंथी नहीं चलने वाली। अब जूते उतार। हीरो का नाम किसने लिया? किसी ने नहीं लिया। तो फिर क्यों तुझे ख्वाब आया हीरो का? हाँ, ख्वाब आया। जूते उतार। जूते किस लिए? फिर शानपंथी दिखा रहा है, जान का अनजान बन रहा है। जूते किस लिए? फिर शानपंथी दिखा रहा है, जान के अनजान बन रहा है। तुझे जूतों में हीरो की खबर कैसे लगी? शाने शाने बकवास बंद कर। अपनी खैरियत चाहता तो जूते मेरे हवाले कर। नहीं करूँगा तो तू क्या करेगा? तुझे मालूम है, अभी तो दोस्ती का दम भर रहा था और कह रहा था कि कुछ नहीं करूँगा। तू मुझे मजबूर करेगा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जैसे नीलकंठ के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ा था। शाने, क्यों मेरी सबर का ध्यान ले रहा है? वो दांत पीसता हुआ बोला, जूते उतार जूते। अष्टभुजा, ये न भूल कि एक दिन तूने भगवान को भी मुंह दिखाना है। तब क्या जवाब देगा उसे तू अपनी इस वक्त की करतूत का? अब तू। एक अष्टभुजा का चेहरा कोच से ऐसा विकराल हो उठा कि शरद सहम कर चुप हो गया। घाटे की तरह जमीन रोता उसने अपने और शरद के बीच 4 कदम का फासला तय किया। वो नीचे झुका और पिस्तौल की नाल शरद की आंखों के बीच माथे में गड़ाता हुआ गला फाड़ कर चिल्लाया, थोबरा बंद, जूते।
उतारता हूँ, शरद मरे स्वर में बोला। उतारता हूँ। वो बिना नीचे देखे एक जूते को 10 मिनट टटोलने लगा। तभी सड़क पर एक ट्रक प्रकट हुआ और उसकी तीखी रोशनी सड़क पर पड़ी। अष्टभुजा ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। शरद ने जोर से उसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मारा और पिस्तौल उसके हाथ से छिटक कर कार से टकराई और टरने की आवाज़ से नीचे कहीं गिर गई। ट्रक कार के बगल से गुजर गया। अष्टभुजा पिस्तौल की तरफ झपटा। शरद जान शरद जान छोड़कर सड़क पर भागा। वो जानता था कि अष्टभुजा किसी भी क्षण उस पर गोलियां चलानी शुरू कर सकता था या उसके पीछे भागकर उसे पकड़ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। उसके पीछे पड़ने का अष्टभुजा ने कतरे आसान तरीका अख्तियार किया। वो कार सवार हो गया। उसने कार की हेडलाइट्स ऑन की तो अंधेरी सड़क रोशनी से नहा गई। उस रोशनी में शरद को सुझाया कि आगे बिल्कुल करीब मोड़ था, वरना अंधेरे में सीधा भागता तो गहरी खाई में जाकर गिरा होता। पीछे कार स्टार्ट होने की आवाज़ हुई। शरद ने मोड़ काटा, टिटका और आतंकित भाव से कोई और तलाश करने लगा। उसे सड़क के खाई वाले किनारे पर एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ यूं तिरछा उगा हुआ था कि उसकी डालियां नीचे खाई में लटकी हुई थी। वो पेड़ की तरफ झपटा। करीब पहुंचकर उसने एक डाली पकड़ी और उसके सारे नीचे खाई में लटक गया। उसके पांव नीचे का सहारा देख तलाश करने लगे। फिर उसका एक पांव कहीं टिका तो उसने रात की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि वो रात वक्ती थी। ज़्यादा देर तक वो उस खतरनाक हालत में नहीं लटका रह सकता था। उसके पांव के नीचे से सहारा खिसक सकता था, डाली टूट सकती थी या उसके हाथ डाली से छूट सकते थे। कार मोड़ काटकर सड़क पर प्रकट हुई और ऐन उसके सामने से गुजरी। अष्टभुजा ने कार के हेडलाइट्स को हाई बीम पर लगाया हुआ था। उस घड़ी दो विशाल प्रकाशमान उंगलियों से अंधेरे में टटोल कर तलाश करती लग रही थी। थोड़ा आगे जाकर कार रुकी। शरद ने उचक कर आगे सड़क पर निगाह डाली तो उसे देखकर सांस सूखने लगी कि अष्टभुजा कार छोड़कर पैदल वापस आ रहा था। क्या उसे शरद की स्थिति का भान हो गया था? श्याने, अष्टभुजा ने आवाज लगाई। नहीं, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ था। पता होता तो वो उसे पुकारने की जगह प्रेत की तरह उसके सिर पर आग सवार हुआ होता। शरद को अपने पांव के नीचे किस सहारा खिसकता हुआ महसूस होने लगा। उसका हौसला पस्त होने लगा। उसके जिस्म का पोर पोर दुखने लगा। श्याने, अष्टभुजा उसके सिर से मुश्किल से 2 फुट दूर से गुजरा। वो और आगे बढ़ गया तो शायद नीचे का पांव हटाकर हाथों के सहारे हवा में कलाबाजी सिखाई और डाली पर चढ़ गया। सावधानी से उस पर सरकता हुआ वो सड़क पर अष्टभुजा के पीठ पीछे पहुंच गया। फिर वो उकड़ू हालत में दबे पांव कार की ओर भागा। अब वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कार की चाबी अष्टभुजा अपने साथ न ले गया हो। शाने, वो अभी भी पुकार रहा था। सारी घाटी में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। शाने, जहाँ भी है वापिस आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। तू क्यों खुद को हलकान होता है और मुझे भी हलकान करता है? अगर तू पिस्तौल से डरता है तो मैं पिस्तौल फेंक देता हूँ। अब उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसा दर्द था जो कि किसी झगड़ कर बसता आ रहा हो, लेकिन ज़रूर वो भी उसकी मक्कारी थी, चाल थी। शाने, जो वो मुझे उसका अफसोस है। तू मेरे खातिर नहीं तो अपने छोकरी के भाई की खातिर ही आ जा, जिससे हमने मदद पहुंचानी है। शाने, सुन रहा है? सुन रहा है? शरद कार के करीब पहुंचा। उसने धीरे से कार का दरवाज़ा खोला। उसे देखकर कार में जान आई कि चाबी इग्निशन में मौजूद थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने बहुत हौले से कार का दरवाज़ा बंद किया। श्याने, शरद ने कार का इंजन स्टार्ट किया। वही वो आवाज़ थी जिसे वो छुप नहीं सकता था। कार स्टार्ट ना हुई, लेकिन आवाज़ जैसा कि अपेक्षित था अष्टभुजा तक बराबर पहुंची। वो घूमा। वो तत्काल समझ गया कि क्या हो रहा था। वो कार की ओर लपका। शरद ने फिर इंजन स्टार्ट किया। इस बार उसकी कोशिश कामयाब रही। उसने कार को गियर में डाला और एक्सीलेटर दबाया। शाने, ये क्या कर रहा है? कार सड़क पर दौड़ चली। तत्काल पीछे अष्टभुजा गोलियां बरसाने लगा। शाने, मुझे छोड़ के ना जा, मुझे लेके जा। अब उसकी बकवास सुनना शरद के लिए जरूरी नहीं था। अब उसकी पकड़ से उसकी पिस्तौल की गोली से पहुंच से दूर था। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से थाम लिया और सावधानी से कार चलाने लगा। और थोड़ी देर बाद उसे आगे हितौरे की रोशनी दिखाई देने लगी। ठीक 9 बजे शरद हितौरों में था। वहां रामरुद्र थापा के घर का रुख करने से पहले उसने एक रेस्टोरेंट तलाश किया। कार को उसके सामने खड़ी करके वो भीतर दाखिल हुआ। रेस्टोरेंट ढाबे
से भी गया बीता था, लेकिन वहाँ का माहौल शरद को बड़ा आरामदायक लगा। भीतर 7-8 लोग मौजूद थे, जिसमें कुछ चावल की शराब पी रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे। काउंटर के पीछे का रेस्टोरेंट नेपाली मालिक बैठा था, जो उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाह बाहर खड़ी टोयोटा कार पर पड़े तो उस समय उसके चेहरे पर सम्मान के भाव आ गए। कोई ड्रिंक्स? शरद ने उससे पूछा। मालिक ने चावल की शराब की बोतल उसे दिखाई। शरद ने इंकार में सिर हिलाया। पूछा, विस्की? उसने काउंटर के नीचे से विस्की की एक आधी भरी बोतल निकाली और आशापूर्ण नेत्रों के शरद की ओर देखा। शायद शरद ने सहमति में सिर हिलाया और उसने उसके लिए विस्की का एक जाम बनाया, जिसे वो शरद 2 सेकंड में पी गया। मालिक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। और? शरद बोला। दूसरे जाम के साथ शरद ने पहले जैसी जल्दीबाजी न दिखाई। उसी क्षण कोट पतलून और नेपाली टोपी पहने एक सख्त चेहरे वाला नेपाली भीतर दाखिल हुआ। उसने एक सरसरी निगाह सारे रेस्टोरेंट में दौड़ाई और फिर काउंटर की ओर बढ़ा। वो करीब पहुंचा तो मालिक ने उसका अभिवादन किया, जिसकी उसकी ने कोई खास परवाह न की। वो काउंटर पर आ खड़ा हुआ और शरद को देखने लगा। शरद ने जानबूझकर उसकी तरफ पीठ फेर ली। उसने मालिक से सवाल किया, खाना? दाल भात तरकारी जवाब मिला। थुपका? गुंडरक? और? ऑमलेट ब्रेड? ऑमलेट ब्रेड थुपका। मालिक ने सहमति में सिर हिलाया। शरद ने काउंटर पर से गिलास उठाया और कोने की एक खाली मेज पर जा बैठा। तब उसकी जान में जान आई। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और विस्की की चुस्कियां उसके साथ कश लगाता हुआ सोचने लगा। उन 9 शख्सियतों को 4 बार वाक्यात को अपने जहन में कोई तर, तरतीब देने की कोशिश करने लगा। 9 शख्सियतें ब्रह्मा, फीफी, नीलकंठ, अष्टभुजा, माया, अयोध्या, भट्टराई, नकुल और रामरुद्र थापा। 4 वाक्यात थे। 2 लाख बोनस का ऑफर, पटना में नीलकंठ का कत्ल, रक्सौल में माया पर हमला और अष्टभुजा की यार मारी। उसके जिम्मे 2 काम थे, हीरे थापे के पास पहुंचाने का काम और नकुल को मदद पहुंचाने का काम। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वाक्य उसके कौन से काम से ताल्लुक रखता था। मुमकिन था कि नकुल की जेल भाग निकलने के बाद नेपाल पुलिस के जासूसों को उसकी बहन माया के अस्तित्व की खबर लग गई थी और माया की निगाह भी नहीं करते करते शरद उनकी निगाह में आ गया था। नेपाल में हर कोई उसके मुतवातर वहाँ के फेरों की वजह से उसे जानता था। शायद उन्हें शक हो गया था कि वो नकुल को, अपनी प्रेमिका के भाई को, वहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश कर रहा था। शायद उन्होंने ही माया से जबरन कुछ बुलवाने की नीयत से रक्सौल में उस पर हाथ डाला था। अगर ऐसा था तो स्थिति बहुत विस्फोटक साबित हो सकती थी। तो वापसी में बॉर्डर पर उसे स्वागत के तगड़े इंतजाम मिल सकते थे। तो नेपाली जासूस वहाँ ऐसे घात लगाए मिल सकते थे जैसे बिल्ली चूहे के बिल पर घात लगाया हो। उस ख्याल से शरद की शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसकी निगाह काउंटर की तरफ उठी। कोट पतलून वाला मालिक के सिर से सिर जोड़े कुछ खुसर फुसर कर रहा था और राजा का शरद की तरफ देख रहा था। तभी एक महिला कुचाला नेपाली छोकर उसके लिए तुपका के नाम से जाना जाने वाला सूप ले आया। शरद ने सिगरेट फेंक दिया और विस्की का गिलास खाली किया। तत्काल मालिक काउंटर के पीछे से निकल कर उसकी ओर बढ़ा। कोट पतलून वाला भी लापरवाही दिखाता उसके पीछे चलने लगा। मालिक ने शरद के करीब पहुंचकर उसके खाली गिलास की निगाह डाली और फिर शरद की ओर देखा। नहीं, शरद उसका मंतव्य समझकर बोला, बस। मालिक वापस अपने ठिकाने पर चला गया। कोट पतलून वाला शरद के सामने कुर्सी पर आ बैठा और शरद को देखकर खामखा हंसा। शरद की जबरन मुस्कुराया। हमारा नेपाली सूप, कोट पतलून वाला एकाएक बोला, बहुत जायकेदार होता है। जी हाँ, शरद बोला, तभी तो मंगाया मैंने। टूरिस्ट हो, बिजनेसमैन? क्या बिजनेस है? शरद ने जवाब न दिया। उस आदमी के चेहरे पर सख्ती के भाव आए। पासपोर्ट है? वो बोला। नहीं। शरद बोला। क्यों? हिंदुस्तानी हूँ इसलिए। शनाख्त का और कोई जरिया? वो तो आपके पास ही होगा। उ- उसने अट्ठास किया। घिसे हुए आदमी लगते। वो बोला, मेरी शिनाख्त करके आप शिनाख्त कराओगे? अपनी शिनाख्त कराओगे? शरद भी खामा कहाँ सा मने मन उस आदमी के प्रति सशंक था, क्योंकि खामा का उससे चिपक रहा था। तुम्हारा सूप ठंडा हो रहा है, वो आदमी बोला। आप लेंगे सूप? शरद बोला। उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर वहीं से आवाज़ देकर मालिक को नेपाली में कुछ कहा, इसका सिर्फ एक शब्द तबका शरद समझ में आया। और सूप आ रहा है, वो शख्स बोला। गुड। क्यों पूछ गुड, शरद बोला। यहाँ टॉयलेट होगा? क्यों पूछ रहे हो? शरद ने उसे अपनी एक हाथ कन की
उंगली उठाकर दिखाई। ओह, पिछवाड़े में खुला आता है, उसके एक कोने में टॉयलेट है, मैं भी आया। उसने सहमति में सिर हिलाया। शरद उठकर पिछवाड़े की ओर बढ़ा। वहाँ एक दरवाजे पर एक टाट का पर्दा लटक रहा था। उसने पर्दा हटाया तो पाया आगे बरामदा था, जिसके आगे कच्चा आता था। आते के पीछे चार दीवार के करीब कोने में एक बंद दरवाजे दिखाई दे रहा था। जरूर उसी पीछे टॉयलेट था। आता पार करके वहां पहुंचा। उसने दरवाजा को खोलकर भीतर झांका। वो टॉयलेट ही था। शरद ने एक सावधानी का उजाड़ टॉयलेट में दौड़ाई, फिर भीतर दाखिल होने का उपक्रम किए बिना उसने जोर का दरवाजा बंद किया। दरवाजे की चौखट से टकराने की आवाज़ रात की उस घड़ी इतनी जोर की कि शरद का पूरा यकीन था कि भीतर रेस्टोरेंट में भी सुनी गई थी। फिर शरद ने चुपचाप चार दीवारें फांदी और पिछवाड़े की सकरी गली में पहुंच गया। एक लंबा घेरा काटकर वो सामने सड़क पर पहुंचा और दबे पांव अपनी कार की ओर बढ़ा। कार के करीब पहुंचकर उसने रेस्टोरेंट के खुले दरवाजे की ओर देखा तो उसने आगे काउंटर पर बैठा उसका मालिक दिखाई दिया। उसने उस घड़ी मालिक की तवज्जो दरवाजे की ओर नहीं थी। उस घड़ी वो अपने सामान पर रजिस्टर रखे उसमें से कुछ लिख रहा था। शरद ने हौले से कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। कार उस घड़ी हैंड ब्रेक के सारे ढलान पर खड़ी थी। उसने हौले से हैंड ब्रेक हटा दी। कार निशब्द आगे सड़क पर लुढ़कने लगी। थोड़ा आगे एक मोड़ था। उसने करीब पहुंचने से पहले उसने कार का इंजन स्टार्ट किया, उसको रफ्तार दी, फिर कार की बाईं सड़क पर मोड़ दिया। तब कहीं जाकर उसने कार के हेडलाइट्स जलाए। 2-3 मिनट वो वैसे ही मंत्र गति से कार चलाता रहा, फिर रियर व्यू मिरर के जरिए अपने पीछे देखता रहा। पीछे सड़क खाली थी, कोई उसके पीछे नहीं आ रहा था। तब निश्चित होकर उसने रामरुद्र थापा के घर का रुख किया। थापा का घर नेपाली स्टाइल में ढलुआ छतों वाली एक बहुत बड़ी इमारत थी, जिसके चारों तरफ तरु के ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे हुए थे। उस घड़ी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी, जो कि शरद के लिए हैरानी की बात थी। उसने कार को सड़क पर ही खड़ा कर दिया और फिर पेड़ों के बीच गुजरती राहदारी में पैदल चलता हुआ इमारत की ओर बढ़ा। अब आसमान से बरसाती बादल गायब हो चुके थे और उसकी जगह 3/4 चांद चमक रहा था। चांद की रोशनी इमारत के शीशे की खिड़कियों पर पड़ रही थी। अंधेरा शरद को विचलित कर रहा था, लेकिन वो इमारत के भीतर रोशन होने की उम्मीद कर रहा था। इमारत में थापा हमेशा उससे इमारत के ऐन मध्य में बने एक कमरे में मिलता था, जिसकी कोई खिड़की रोशनदान खुले में नहीं खुलता था। उस विशाल इमारत के उस कमरे के अलावा और उस तक पहुंचने वाले गलियारे के अलावा अपने 21 फेरों में भी शरद ने इमारत का कोई और भाग नहीं देखा था। वो राहदारी के सिरे पर पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ के उस बरामदे में पहुंचा, जिसमें इमारत का मुख्य द्वार था। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला। चौखट पर हाथ में मोमबत्ती लिए निर्मला प्रकट हुई, जो कि थापा की हाउसकीपर थी। मोमबत्ती रोशनी में उसने आगंतुक को पहचाना और फिर मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। बिजली को क्या हुआ? शरद बोला। चली गई, निर्मला ने जवाब दिया। यहाँ तो जनरेटर भी था, खराब पड़ा है। ओह, आइए। वो भीतर दाखिल हुई तो निर्मला ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वो एक पुष्ट शरीर वाली, एकदम गोल चेहरे वाली, कोई 25 साल उम्र की युवती थी, जिसके बारे में वो वो जब भी वहाँ आता था एक बात सोचे बिना नहीं रह पाता था। किसी विदुर के घर में ऐसी जवान लड़की हो तो क्या वो उसे साथ सुलाने के बाद आ सकता था? खास तौर से जब वो रामरुद्र थापा जैसे समर्थ वाला आदमी हो। निर्मला दरवाजे से हटकर आगे चली तो वो उसके पीछे चलने लगा। उसकी चाल में ऐसी मस्ती थी, खुद शरद का दिल कर रहा था कि वो उसे वहीं दबोच ले। फिर वो निर्मला की कल्पना धुल धुल थापा के पहलू में करने लगा। एक शरद छिटका। निर्मला बीच के कमरे वाले गलियारे को छोड़कर उस हाल की ओर बढ़ रही थी, जिसमें पहली मंजिल को जाती सीढ़ियां थी। सुनो, वो बोला। निर्मला टिटके उसकी तरफ घूमी। तुम मुझे ऊपर ले जा रही हो? नहीं, वो बोली। बैठक में, जो कि इधर है। थापा साहब ने आपको बैठक में बिठाने को कहा है। वो है कहाँ? थोड़ी देर में आपके पास बैठक में पहुंच जाएंगे। और कोई आया हुआ उनके पास? नहीं, अकेले हैं। हाँ, तो फिर मैं बीच वाले कमरे में ही जाता हूँ। लेकिन डोंट वरी, मैं भी। शरद मुस्कुराता हुआ बोला। उसने मोमबत्ती निर्मला के हाथ में ली और वह भगाई से पीछे खड़ी छोड़कर अपने पूर्व परिचित गलियारे में आगे बढ़ा। बीच के कमरे में दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला।
शरद ने दरवाजे को धक्का दिया तो पाया कि वो खुला था, भीतर कदम रखा। वो एक ऑफिस नुमा कमरा था जिसकी विशाल ऑफिस टेबल के पीछे अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर उस घड़ी थापा बैठा हुआ था। मेज पर एक लालटेन रखी थी, उसकी रोशनी के चेहरे तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन कुर्सी के हैंडल पर रखे उसके हाथ के बीच की उंगली में मौजूद अंगूठी का हीरा उसके नीम अंधेरे में भी खूब चमक रहा था। थापा साहब नमस्ते, वो बोला। जवाब नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो ऐसा बदमिजाज आदमी था। शरद ने आगे बढ़कर मोमबत्ती की विशाल मेज के एक कोने में लगा दिया और फिर बोला, थापा साहब नमस्ते। फिर भी जवाब नहीं मिला। शरद सक पकाया। एकाएक उसे नीम अंधेरे कमरे में माहौल भूता लगने लगा। उसे लग रहा था जैसे खुद की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही है। उसने पीछे निगाह डाली। पीछे भीतर दाखिल होते वक्त जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया था वो एन वैसे ही बंद था। उसने उस कमरे में दो दरवाजे और थे। दोनों थापा की कुर्सी के पीछे थे, दोनों बंद थे। थापा जवाब न दारा। वो हिम्मत करके मेज के पहलू में पहुंचा। मेज पर से झुककर उसने थापे की सूरत देखने की कोशिश की तो उसे हाथ से उलझकर लालटेन उलट गई। तब उसकी रोशनी सीधे थापा के चेहरे पर पड़ी। वो घबराकर दो कदम पीछे हट गया। रामरुद्र थापा अपनी कुर्सी पर मरा पड़ा था। उसके दोनों हाथों की अधिकतर उंगलियों के नाखून उखड़े हुए थे। उसकी जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। पथराई हुई आंखें अपनी कटोरी में से उबली पड़ रही थी। जिस तार को उमेट कर उसका गला घोट गया था, उस गले बहुत भीतर तक धंसी हुई थी। थापा की कुर्सी के पीछे, इसको दोबारा सुन लीजिए। जिस तार को उमेट कर उसका गला घोंटा गया था, वो उसके गले में बहुत भीतर तक धंसी पड़ी थी। थापा की कुर्सी के पीछे दोनों दरवाजे का एक साथ खुले और दो जनों ने भीतर कदम रखा। दोनों के हाथ में रिवॉल्वरें थी। शरद ने दोनों के पीछे भी एक सूरत की झलक दिखाई दी। पता नहीं वो कितने थे। सबसे आगे बढ़कर आया दुबला सा व्यक्ति रिवॉल्वर सामने तानता हुआ बोला, हिलना नहीं। शरद ने जोर से थूकने के लिए। फिर दुबला आदमी पीछे मौजूद आदमी से संबोधित हुआ, पकड़ो इसे। शरद घूमकर उस दरवाजे की तरफ भागा जिससे वो भीतर दाखिल हुआ था। वो अभी दरवाजे से दो कदम दूर ही था कि दरवाजा खुला और चौखट पर निर्मला प्रकट हुई। शरद ठिठक गया। उस घड़ी निर्मला के होठों पर हाउसकीपर वाली विनम्र मुस्कुराहट नहीं थी। उस घड़ी तो वो डस लेने को तैयार खतरनाक नागिन लग रही थी। उसके हाथ में भी एक नन्ही सी पिस्तौल थी जो उसने शरद की उतानी हुई थी। शरद ने अपने एक सूखे होठों पर जुबान फेरी। अपने कनखियों के पीछे देखा तो पाया अब्दुल्ला और उसके साथी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी मेज लुढ़क पड़ी और लालटेन एक बुझ गई। उस घड़ी सबकी तवज्जो समी मेज की तरफ चली गई, निर्मला की भी। शरद ने निर्मला पर छलांग लगा दी। उसका हाथ उसकी पिस्तौल वाली बाँह पर पकड़ा। उसे पूरी शक्ति से बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने पीछे मौजूद आदमी पर धकेल दिया। फिर वो गलियारे में भागता चला गया। वो प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने उसमें ताला लगा पाया। वो सीढ़ियों की ओर भागा। दो सीढ़ियाँ फांदता दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही उसे जो पहला दरवाजा दिखाई दिया वो उसे खोलकर भीतर दाखिल हो गया। उसने दरवाजा अपने पीछे बंद किया और उसके साथ पीठ लगा धाड़ धाड़ बजते अपने दिल पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। फिर वो कान लगाकर कोई आहट सुनने की कोशिश करने लगा। कहीं से कोई आहट नहीं, हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। उस घड़ी उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी तो उसके अपने दिल की धड़कन की थी। उसने दरवाजे को हौले से थोड़ा सा खोला और यूं पैदा हुई झिरी की आंख लगाकर बाहर झांका। बाहर राहदारी में चांद की रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में उसे हाथ में चाकू लिए एक आदमी दिखाई दिया जो दबे पांव आगे बढ़ रहा था। वैसा ही एक आदमी वैसे ही दबे पांव सीढ़ियों के ऊपर आ रहा था। चाकू, यानी कि वो पुलिस वाले नहीं थे। रिवॉल्वर पास होते हुए भी उन लोगों को ने गोलियां चलाने का उपक्रम नहीं किया था। उससे साबित होता था कि वो पुलिस वाले नहीं थे। गोलियां चलाकर वो इस इलाके में बसे लोगों के तवज्जो थापा के घर की तरफ नहीं करना चाहते थे। वो दरवाजे से परे हट गया। उसने झिरी बंद करके बनने की कोशिश न की। उसने झिरी बंद करने की कोशिश न की। दरवाजे के चौखट के साथ लगने की आवाज़ हो सकती थी जो कि उस स्तब्ध वातावरण में बाहर सुनाई दे सकते थे। वो लपक कर कमरे की खिड़की पर पहुंचा। उसकी पट खोल कर उसने बाहर झांका तो उसकी सांस सूखने लगी। दूसरी मंजिल की वो खिड़की जमीन से कम 30 फुट ऊपर थी।
इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने पर उसके हाथ पांव टूट सकते थे, वो मर सकता था। उसे लगने लगा कि दूसरी मंजिल पर नहीं आना चाहिए था। उसे पहली मंजिल पर कोई पनाह तलाश करनी चाहिए थी। अब भी बचाव की कोई सूरत नीचे पहुंच कर ही हो सकती थी। वो फिर दरवाजे पर पहुंचा, उसने झिरी की आंख लगाकर फिर बाहर झांका। इस बार उसे एक ही जना दिखाई दिया। वो शरद की और पीठ की सीढ़ियों के दहाने पर खड़ा था, नीचे झांक रहा था। चाकू तब भी उसके हाथ में था। यह सुनहरा मौका था, एक आदमी से वो निपट सकता था। उसने सरक जरा सरका कर दरवाजे को बाहर निकल आने लायक खोला। उसने जरा सरका कर दरवाजे को बाहर निकल आने लायक खोला। वो दबे पांव बाहर निकला। फिर उसने एक आदमी पर छलांग लगा दी उस आदमी पर छलांग लगा दी। अपने एक हाथ से उसने उसका मुंह दबोच लिया और दूसरी बांसुरी उसकी गर्दन में डालकर वो पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। उसकी पकड़ में चटपटाने लगा और चाकू से उस पर वार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाब ना हो सका। चाकू हर बार शरद के कपड़ों को छूकर या हवा में लहराकर ही रह गया। धीरे धीरे उसका शरीर उसकी पकड़ में ढीला पड़ने लगा। शरद ने उसे गलियारे के फर्श पर लिटा दिया और सीढ़ियों में नीचे तक झांका। सीढ़ियाँ खाली थीं। वो दबे पांव सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो पहली मंजिल पर पहुंच गया। आगे गलियारा खाली पड़ा था। पहली बार की तरह ही वो एक कमरे में दाखिल हो गया और उसकी खिड़की पर पहुंचा। उसने बाहर झांका। नीचे कोई नहीं था। तभी चांद बादलों में छुप गया। नीचे अंधेरा हो गया। वह फौरन खिड़की से बाहर लटक गया। उसने चौखट पर से हाथ छोड़ दिया। वो धम्म की आवाज से नीचे बुरबुरी जमीन पर जाकर गिरा। कौन है? करीबी कोई फुसफुसाया। सत्यानाश। वो अंधेरे में सरपट भागा। उसने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। तभी चांद निकल आया। तत्काल राहदारी छोड़कर वो पेड़ों की झुरमुट में घुस गया। गिरता पड़ता ठोकरें खाता वो आगे बढ़ता रहा। पीछे आने वाले कदमों की आवाज अब ज्यादा करीब से आ रही थी और लग रहा था कि अब उसके पीछे एक नहीं कई जने दौड़ रहे थे। अब भागकर उसने बच पाना असंभव नहीं था। वो टिटका और फिर भले की फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया और सांस रोक प्रतीक्षा करने लगा। तीन आदमी उस दौड़ते उस पेड़ के नीचे से गुजरे। तभी चांद फिर बादलों में छुप गया। शरद ने चांद चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद वो तीनों आदमी वापस लौटकर तीन अलग अलग दिशाओं में दौड़ चले। शरद खामोशी से पेड़ से उतरा और उस दिशा में दबे पांव लपक कर जिधर से वो तीनों लौट कर आए थे। थोड़ा ही आगे चार दीवारी थी। चार दीवारी देखकर उसकी 191 191